वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर 3 ग्रेड 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी ये चैप्टर के जितने भी एक्सप्लेनेशंस है ऑलरेडी तुमको चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक स्टेप आगे की, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का डिस्कशन होगा। वापस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और अगर 12th बोर्ड के बारे में बात की जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो ये सारा डिस्कशन कहां होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल ऐसा हम नहीं करते कि 2 चैप्टर फ्री में देते हैं फिर बोलते हैं अब सब्सक्रिप्शन लो या अब कूपन कोड भरो या अब पे करो, ऐसा कोई बकवास नहीं है। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे कि हो सकता है उसमें आ गई है तुम्हारी एनटीएससी, ओलंपियाड्स, जो ये वो सारी एग्जाम्स हैं जो तुम स्कूल में जब रहते हो अलग अलग ग्रेड्स में देते रहते हो। फिर जब तुम 12th में आते हो तो तुम एंट्रेंस एग्जाम देते हो कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, ग्रेजुएशन के लिए। जैसे हो गई तुम्हारी नीट हो गई, जेई हो गई, सीयूईटी हो गई। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो जाता है फिर भी उसके बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे रेलवे के एग्जाम हो गई, एसएससी हो गई, बैंकिंग हो गई, यूपीएससी हो गई। तो ये सारी एग्जाम्स की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल कराता है। तो चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो वापस डिस्कशन क्या करने वाले हैं हम? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो पार्ट 1 लिखा हुआ है, टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि हर क्वेश्चन में सिर्फ हम क्वेश्चन तो डिस्कस करते नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आता है सब डिस्कस कर डालते हैं, ठीक है। और फिर हम एनालाइज करते हैं कि अब इसमें से लिखना क्या है, ठीक। इसलिए डिस्कशन थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए ये जो चैप्टर है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक। तो देखो जरा अपनी एनसीईआरटी बुक भी ओपन करो, एक्सरसाइज वाला जो पेज है वो निकालो और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते क्या होता है तरीका, जल्दी बताओ। कीवर्ड को करना होता है अंडरलाइन, ठीक। चलो आ जाते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे। अब एक बात समझो, सीबीएसई बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स का तो पैटर्न है ही नहीं, पता ही है तुमको। सबसे पहले होता है सेक्शन ए जो 1 मार्कर रहता है, फिर होता है सेक्शन बी जो 2 मार्कर रहता है, सेक्शन सी जो होता है 3 मार्कर और आखिरी में होता है सेक्शन डी जो 5 मार्कर, या फिर उसको आजकल हम केस स्टडी बेस के नाम से जानते हैं, ठीक। तो आप बोलोगे मैम फिर फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ फिट होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं 1 वर्ड वाले में या 1 सेंटेंस वाले में कन्वर्ट होके। मतलब अगर तुम देख सको तुम्हारी बुक में भी ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑब्लिक ऑब्लिक करके कि इनके अलावा भरो। अब एग्जाम में, बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये किस फॉर्म में आएंगे? 1 मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, या फिर अगर इन्हीं के बहुत सारे क्वेश्चन से ले लिए, सबको एक एक क्वेश्चन आधा आधा मार्क्स दे दिया तो 6 क्वेश्चंस बना के 3 मार्कर्स में रखा जा सकता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो कहाँ आएगा? 1 मार्कर में आएगा, या फिर उसको ही 2-3 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना के कहाँ रख दिया जाएगा? सब पार्ट्स के फॉर्म में, सेक्शन सी में जो 3 मार्कर वाला है, ठीक। अच्छा, उसके अलावा अगर इस बार तुमको एमसीक्यू पैटर्न आया तो एमसीक्यू पैटर्न में मल्टीपल चॉइस आंसर्स रहते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें भी ये फिल इन द ब्लैंक्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एमसीक्यू में, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस। अब हमें पता है 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल कैसा रहता है? जिसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे मम्मी पापा थे, क्योंकि वहां मम्मी पापा तो होते नहीं है, जैसे भी उसके पेरेंट्स थे एज इट इज कॉपी अगला वाला ऑफस्प्रिंग हो जाता है। जैसे होता है तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अमीबा में हो गया, ठीक है। क्या हुआ? एक अमीबा था, साइज खाते पीते मतलब उसकी ग्रोथ होते गई, साइज बढ़ता चला गया, जैसे बड़ा हुआ उसने बोला आप क्या करेंगे, चलो बाइनरी फिशन करेंगे। बाइनरी यानी 2 में, और फिशन यानी तोड़ देंगे, खुद की ही बॉडी को तोड़ देंगे, ठीक है। और फिर वापस 2 छोटे अमीबा बन गए, अब वो खाएंगे पिएंगे बड़े होंगे, फिर वापस टूटेंगे 2 में। तो ये क्या है? ये एसेक्सुअल मेथड है जिसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है या 2 जेंडर की जरूरत नहीं है, पर ये दोनों बोलने से ज्यादा करेक्ट है बोलना कि 2 अलग अलग डीएनए की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, मतलब एक का ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है, वही बस 2 में डबल हो रहा है और डबल करके 2 सेल्स में बन रहा है,
ठीक, तो ये हुआ एसेक्सुअल। अब हम में ऐसा होता है क्या? नहीं, हम में तो भैया 2 जेंडर की जरूरत है, या फिर 2 पेरेंट्स की जरूरत है, या और करेक्टली बोलना है तो 2 डीएनए की जरूरत है, क्योंकि वही जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 2 ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना अपना जो डीएनए है जो अगली वाली जनरेशन में फ्यूज करके देते हैं, तो उससे रिजल्ट ये होता है कि वेरिएशन आता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली। तो एकदम सीधा साधा था, बचपन वाला क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर बी पे जाते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट पे। ह्यूमंस आर, अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब तुम्हारी बुक में जो चैप्टर 1 है वहां पे ये तीनों के बारे में मेंशन है, तीनों के बारे में भी नहीं, सिर्फ 2 के बारे में मेंशन है। चैप्टर 1 अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे ये वर्ड्स मेंशन है, ओविपेरस, वाइविपेरस और ओवोवाइविपेरस। तो तुम्हारी बुक में ओवोवाइविपेरस के बारे में मेंशन नहीं है। मैं एक एक करके भी बताना स्टार्ट करती हूँ, लिख लो चाहो तो कहीं। तो ओविपेरस किसको बोलते हैं? जो एग ले करते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्होंने रिप्रोड्यूस तो किया पर डायरेक्ट बेबी ना देके पहले क्या दिया? अंडा दिया, फिर उसके बाद उसको इंक्यूबेट किया। ठीक है, मतलब सेकना, इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेशन के टाइम पे वो जो अंडा जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में है उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो एग हैच करेगा, मतलब टूटेगा, और उसमें से एक छोटा सा यंग वन बाहर निकलेगा। ठीक, अब जो अंडा देते हैं उनमें कौन कौन आता है? हमारी सारी बर्ड्स आती हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है, फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस आती है, सारे के सारे कैसे हैं अगर हम देखें तो ओविपेरस। ठीक, अब इसी का उल्टा, इस उल्टा यानी कि वाइविपेरस, ठीक है, या वाइविपेरी। इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है रिप्रोड्यूस करके अंडा ना देके क्या करते हैं? डायरेक्ट यंग वन को ही पैदा करते हैं, पर उनका क्या रहता है? अब जैसे वहां इंक्यूबेशन टाइम रहता है, यहाँ इनका जेस्टेशन पीरियड रहता है ना, प्रेगनेंसी टाइम। अब जैसे ह्यूमन में जो जेस्टेशन पीरियड है या प्रेगनेंसी टाइम है वो कितने का है? 9 महीने का है। उतने टाइम तक अपनी बॉडी के अंदर जो फीमेल है वूम्ब में रखती है बेबी को, ठीक है, वो वहीं डेवलप होता है, और जब वो बाहर आता है तो एक यंग वन के फॉर्म में बाहर आ रहा है, वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म या वेल डेवलप यंग वन के फॉर्म में। ठीक, ऐसा तो नहीं हुआ कि बाहर निकाल दिया फिर बाहर बनते जा रहा है, इंक्यूबेशन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? वाइविपेरस। अब मैं बोल रही हूँ तीसरा वाला जिसको हम बोलते हैं ओवोवाइविपेरस, मतलब ये इन दोनों का मिक्सचर है। अब बोलोगे मैम दोनों का मिक्सचर कैसे हो सकता है? समझो बात को। तो देखो, इसमें दिया था अंडा ओविपेरस में, वाइविपेरस में डायरेक्ट यंग वन को बर्थ दिया, ठीक, जिसमें हमारे मैमल्स आ गए। ठीक है, ओके। अब ओवोवाइविपेरस में मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा ये भी है थोड़ा ये भी है, मतलब मैम कैसे? देखो, ओवोवाइविपेरस में जो ऑर्गेनिज्म है उसने दिया तो एक बेबी को ही जन्म, बेबी मतलब एक यंग वन को ही, अंडा नहीं दिया, एग नहीं हैच किया, ध्यान से सुनो, एग नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्या दे रहे हैं? डायरेक्ट एक यंग वन को ही पैदा कर रहे हैं। बट ये जो यंग वन पैदा हुआ है ये अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, क्या है वो? अंडर डेवलप, अभी उसके डेवलपमेंट में टाइम है। तो क्या किया? इसको लेके और इंक्यूबेट करने लगे। सोचो अंडा नहीं दे रहे, यंग वन पैदा करे, इंक्यूबेट किया। अब इंक्यूबेट वर्ड बोलना एकदम ज्यादा सही नहीं है, उसको उसकी देखभाल की, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो यंग वन अब एक्चुअल में एक नॉर्मल यंग वन या हेल्दी यंग वन के फॉर्म में आएगा बाहर, और फिर अपनी लाइफ जिएगा। अब बोलोगे मैम अभी भी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दो। चलो, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था कि बर्ड्स है, बर्ड्स अंडा देती हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, अंडा दे दिए, फिर नेस्ट बनाया, उसमें अंडा डाला, उसके ऊपर बैठे, ठीक है, या फिर अगर क्रोकोडाइल के केस में तो वो तो अंडा दे के रेत बंद करके निकल जाते हैं, या नेस्ट खोद के बनाते हैं और वहाँ वो इंक्यूबेट होता रहता है, ठीक है। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद ही वो हैच होंगे, बाहर निकल जाएंगे। वाइविपेरस में हम आ गए, हमने 9 मंथ्स पूरा उस बेबी को अपनी बॉडी में वूम्ब में रखा, ठीक है, जब डेवलपमेंट हो गया बेबी बाहर आ गया, यंग वन। अब ओवोवाइविपेरस में आते हैं मार्सुपियल मैमल्स जैसे कैंगरू। अब जो कैंगरू है वो अगर देखो तो वो यंग वन को ही पैदा करता है, अंडा नहीं देता कैंगरू, प्लीज समझो बात को, ठीक है। अब यंग वन को पैदा करता है इसलिए उसका नाम है ओवोवाइविपेरस का वाइविपेरी ऐड हुआ है। पर यंग वन पैदा होने के बाद क्या किया जाता है? उसको अगर कैंगरू को याद हो तुमको तो सामने पाउच रहता है, तो वहां पे वो यंग वन को रख दिया जाता है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए रखा। अब वो वहीं पे बैठे बैठे क्या हो रहा है? धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। मदर की बॉडी की हीट की वजह से वो पाउच क्लोज रहता है, तो बॉडी की हीट की वजह से वो डेवलप हो रहा है, मतलब एक टाइप का तो इंक्यूबेट ही किया ना, अंडा नहीं है, क्या दिया है? वाइविपेरी मतलब यंग वन को दिया है, पर उसको इंक्यूबेशन करा जा रहा है, ठीक है, उसको देखा जा रहा है, मतलब वो खुद निकल के अपना काम नहीं कर रहा है, वो अभी इतना है ही नहीं, उसमें उतना पोटेंशियल ही नहीं है, ठीक है। पूरा उसके साथ ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है? ओविपेरस वाला,
ठीक है, इसलिए वो वर्ड आया ओवोवाइविपेरस, जिसमें कौन आता है, कैंगरू, याद रखना है। तो ये थर्ड कैटेगरी है। ठीक, अब देखो तुम्हारी बुक में इसके बारे में मेंशन है, इसके बारे में मेंशन है, इसके बारे में मेंशन नहीं है, आ गया समझ में, पर भाई एनसीईआरटी में एंड में मेंशन है तो आ सकता है। चलो, तो वो पूछ रहे बताओ ह्यूमंस कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ये तो मैंने ये वर्ड्स एक्सप्लेन करते हुए बताए। ओविपेरस मतलब अंडा देते, नहीं भैया, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यंग वन को पैदा करते हैं, तो वाइविपेरियम। ठीक, चलो मूव करते हैं सी वाले पार्ट पे। फर्टिलाइजेशन इज डैश इन ह्यूमन। अब समझते हैं, दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या, अब पहले तो ये बताओ फर्टिलाइजेशन मतलब क्या। फर्टिलाइजेशन हम तब बोलेंगे कि जब एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया, तो उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हुआ। अब ये दो टाइप का है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल रेफर किया गया है बॉडी से। अगर एक फीमेल की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, मतलब जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, जो ओवम है वो वहीं फीमेल के बॉडी के अंदर वेट कर रहा है कि कौन आएगा, बाहर से स्पर्म आएगा, फिर अब 2 करोड़ स्पर्म आएंगे, उसमें से जो सबसे आगे रहेगा वो ट्रैवल करके आएगा और फर्टिलाइज करेगा, दोनों एन मिला के 2n बनेंगे, जाइगोट बनेगा। अब अंदर हुआ है, एक फीमेल की बॉडी के अंदर ये फ्यूजन हुआ है। ठीक है, तो फर्टिलाइजन सिंस एक बॉडी के अंदर हुआ है तो उसको हम इंटरनल बोलते हैं। ठीक, अब आ जाओ एक्सटर्नल में। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अभी तक ह्यूमन में या मैमल्स में जो ओवम है वो बॉडी के अंदर ही है। ठीक, और स्पर्म ट्रैवल करके आ रहा है और अंदर बॉडी के अंदर दोनों का फ्यूजन हो रहा है। पर अगर तुम ध्यान से देखो फिशेस में, ठीक है, तो होता क्या है कि फिशेस अंडे दे देगी, पानी में ही, मीडियम में ही अंडे दे दिए जाते हैं। ओवम मतलब जो बेसिकली ओवम है, बहुत सारे एग्स दे दिए जाएंगे। मेल के भी जो स्पर्म्स है वो वहीं वाटर में ही रिलीज कर दिए जाएंगे और बाहर ही, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर ही क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमीट्स का या फर्टिलाइजेशन होगा। सिंस ये जो प्रोसेस है इसमें पहली बात चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होते हैं। ठीक, दूसरा चांसेस ऑफ सर्वाइवल तो कम है ही, फिशेस में भी होता है, एम्फीबियंस में भी होता है। ठीक है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल तो कम है, पर इसमें, इस वाले एक्सटर्नल में फीमेल को भी बल्क में ओवम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और मेल तो वैसे भी कर रहे हैं तो और करने पड़ेंगे। कुछ आ रही है कहानी समझ में। तो ह्यूमंस में अब वो पूछा गया कि बताओ ह्यूमंस में किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमंस में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, इंटरनल। ठीक, चलो डी आ जाते हैं। अब बोलोगे मैम पर इसका एक्सेप्शन तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है ना, जो ये आईवीएफ टेक्निक होती है, उसमें तो एक पेट्री प्लेट पे, आप टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं पर होता तो पेट्री प्लेट में है, फीमेल से ओवम लिया, मेल से स्पर्म लिया और बाहर फर्टिलाइजेशन कराया। हाँ सही सोच रहे हो, उस केस में वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, पर वो एबनॉर्मल है। नॉर्मली क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। जिन कपल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए फिर वो ये सारी दुनिया भर की जो टेक्निक साइंस ने डेवलप की है वो है। आई कहानी समझ में। तो अब ये मत बोलना कि मैम आईवीएफ भी तो है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी तो है, वो तो एग्जाम्पल है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। सही समझ रहे हो, पर वो एबनॉर्मल कंडीशन में हुआ है। नेचुरली ह्यूमन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आई कहानी समझ में। चलो मूव करते हैं डी वाले क्वेश्चन पे। मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर क्या होते हैं, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए, हैप्लॉइड। इन केस भूल गए हो तो देखो जरा ध्यान से, मैंने पहले भी बताया था फिर भी बता रही हूं। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 टाइप के सेल से डिवाइड होती है। डिवाइड नहीं बोल सकते, 2 सेल्स की कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल। ये जो सेल है, यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, बालों का सेल, पैर का सेल, लिवर का सेल, किडनी का सेल, लंग्स का सेल, हार्ट का सेल, ये और भी जितने भी बच गए वो सारे। ठीक है, तो ये क्या है, सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल। तो ये सेल कैसे रहते हैं, ये वो सेल हैं जो मैं अपने मरने तक खुद को जिंदा रखने के लिए यूज करने वाली हूं। ठीक, अब इनका अगर मैंने सेल लिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस लिया और सपोज करो ये सेल डिवाइड कर रहे हो, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम दिखेंगे वो मेरे को कितने दिखेंगे, 46, क्योंकि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और 46 को ही बोलने का कैसा दूसरा तरीका कि बोलो 23 पेयर। ठीक, तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड, 2n। तो याद रखो ह्यूमन में कितने, अब हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे अगर एक सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम दिख रहे, उसका कैरियोटाइपिंग किया गया और एकदम उसका क्रोमोसोम का शेप स्ट्रक्चर एकदम हाँ ऐसा ही मैच करे जैसे ह्यूमन का होना चाहिए, तब हम बोलेंगे हाँ ये एक ह्यूमन एक स्पीशीज है। ठीक है, कि मतलब ह्यूमन स्पीशीज तो है पर हाँ ये सेल ह्यूमन वाली स्पीशीज को बिलोंग करता है। ठीक,
अब मैं बोल रही हूँ कि हमको हमारे जैसा ही बनाना है, पर सिंस हम में क्या होता है सिंग्यामी, अब सिंग्यामी तो ज़्यादा करेक्ट वर्ड नहीं क्योंकि हमने वो फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ किया था, है तो वो भी फर्टिलाइजेशन ही, पर हम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। वापस हमको क्या बनाना है, 46 क्रोमोसोम का ही फिर से सेल लेके आना है, मतलब जो जाइगोट है उसको फिर से 46 लेके आना है, पर हम में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो सिंस हम में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो नॉर्मल सोमैटिक सेल है, वेजिटेटिव सेल है, जिसमें 46 क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम को आधा करना पड़ेगा, यानी कि 46 को हाफ करना पड़ेगा, रिडक्शनल डिवीजन लगाना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा, तब वो बनेगा 23, और 23 को ही एन बोलते हैं या फिर हैप्लॉइड। ठीक, अब ये जब होगा तब सेम 23 क्रोमोसोम किस में होगा, स्पर्म्स में, 23 क्रोमोसोम किस में होगा, ओवम में। वापस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज होगा, 2n बनेगा, जाइगोट बनेगा, और वापस कहानी कहाँ पे आ जाएगी, 46 क्रोमोसोम पे। ठीक, एलियन तो बनाना नहीं है, एलियन नहीं बनाना, इसलिए ये नंबर को आधा करना पड़ेगा। कुछ हुआ क्लियर? अब तुम्हारा एक और डाउट आएगा कि मैम बहुत बार ऐसे भी तो होता है कि ये नंबर ढंग से आधा नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है, मतलब 46 का 47 भी हो सकता है, 46 का 45 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल होता है, बहुत बार होता है, तभी तो वो एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, उसको हम डिसऑर्डर्स में पढ़ते। तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर 5 में अलग अलग जो डिसऑर्डर्स है। एन्यूप्लॉइडी देखो तुम चैप्टर 5 का पढ़ चुके हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, ये 46 नंबर नहीं रहता, या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा या तो एक क्रोमोसोम कम। पॉलीप्लॉइडी भी हो जाती है, पर ह्यूमंस में पॉलीप्लॉइडी देखने को नहीं मिलती, ज्यादा किस में मिलती है, प्लांट्स में। ठीक, याद आया कुछ कुछ? चलो अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी कि 46 का 23 होता है, पर ये जो 46 का 23 होता है, ये कोई तो सेल है जो जिसमें ये 23 कैरी करता होगा। हाँ, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल, जो मेल्स में होगा स्पर्म, फीमेल में होगा ओवम। हुआ क्लियर? तो जो जर्म सेल है या जो रिप्रोडक्टिव सेल है, वो कैसे सेल है, ये वो सेल है जो मैं अपनी अगली जनरेशन को बनाने में यूज करने वाली हूं। आई बात समझ में? तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक को बोलते हैं सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल, जो मैं खुद को जिंदा रखने के लिए अपने मरने तक यूज करने वाली हूँ। उन सारे सेल्स में, वो सेल अब कहीं का भी हो, आंख का हो, लिवर का हो, किडनी का हो, हार्ट का हो, न्यूरॉन का हो, तो उन सारे सेल्स के अंदर मेरे को कितने क्रोमोसोम दिखेंगे, 46 दिखेंगे। पर यही नंबर मैंने आधा कर रखा है, ह्यूमन ने आधा कर रखा है, फीमेल की बॉडी में ओवम के फॉर्म में और मेल की बॉडी में स्पर्म के फॉर्म में, और वो दोनों एक प्रोसेस के थ्रू आधे होते हैं। एक को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, एक को बोलते हैं oogenesis, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो बेसिकली इन दोनों प्रोसेस में होता क्या है, ये 46 को कहाँ क्या किया जाता है, 23 में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, मियोसिस होता है, और फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है उस चीज का। ठीक है, मतलब जो स्पर्म एंड ओवम का फर्दर डेवलपमेंट, पर मेन क्या होता है, ये 46 को आधा करना है 23 में। ठीक, और ये जो 23 क्रोमोसोम या हैप्लॉइड नंबर जिन जिन सेल्स में मिलते हैं, उसी को हम गैमीट्स बोलते हैं, या उसी को हम स्पर्म एंड ओवम बोलते हैं, या उन्हीं सेल्स को हम जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। हुआ क्लियर इतना? तो वही क्वेश्चन पूछा है कि बताओ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर क्या हो, कैसे होते हैं गैमीट्स, डिप्लॉयड होते हैं। अगर याद करो तो तुम्हारे जो प्लांट्स के बारे में, इसके पहला वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, वहां पे भी जो एंजियोस्पर्म में मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग होता है वो भी क्या रहता है, हैप्लॉइड ही होता है। अगर मैं मेगास्पोरेंजियम की बात, अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूं, यानी कि मेल गैमीट की, तो जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर भी 2 मेल गैमीट्स होते हैं, और वो भी कैसे रहते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं। याद आया? तभी तो एन सिंगैमी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और वहीं एन 2 पोलार न्यूक्लियाई जो एन है, और साथ में कौन आके फ्यूज होता है, उसमें दूसरा मेल गैमेट आके फ्यूज होता है, तो 3n बन जाता है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन, जो एंडोस्पर्म बनाता है। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। जाइगोटिस, अरे भैया गैमेट्स हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जाइगोट क्या रहेगा, डिप्लॉइड ही तो रहेगा। n मिला 2n हो गया, 2n यानी कि डिप्लॉइड। हुआ इतना क्लियर? मूव करें आगे। चलो देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस, चलो देख लेते हैं अगले फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज, वो पूछ रहे हैं कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, जो टर्शरी फॉलिकल होता है, याद करो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल, तो उसमें से जब ओवम रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब ये तो तुमको भी पता है, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। सीधा क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड, वो पूछ रहे बताओ ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन की वजह से इंड्यूस होता है। इंड्यूस यानी कि क्यों हो रहा है, मतलब क्यों नहीं बोल सकते, ओव्यूलेशन कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो अब बोलोगे मैम ये तो हमने पढ़ा है, हाँ तो बताओ मेरे को क्या पढ़ा है, तो बोलोगे मैम LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ बिल्कुल सही, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पर पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे मैम FSH भी तो हुआ ना, यहीं गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई बात समझो। सबसे पहले सपोज करो तुम्हारी बुक का ये वाला डायग्राम निकालो, पेज नंबर 50 पे मूव करो, 50 पे मूव कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एकदम स्क्रैच से कहानी शुरू करूं, मतलब ये क्वेश्चन ना लेके, ओव्यूलेशन सपोज करो बॉडी को करवाना है, ठीक है। सबसे पहले बताओ ये इंस्ट्रक्शन देगा कौन, ये सुंदर सा इंस्ट्रक्शन कौन देगा। ये मतलब जब फीमेल आ रही है प्यूबर्टी में, हिटी होने वाली है, अब बॉडी को लग रहा है, ब्रेन को लग रहा है मोर स्पेसिफिकली कि नहीं अब क्या कराना है, अब इसका मैच्योरेशन कराना है, इस फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कराना है, मैच्योर कराना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी चाहिए, ओव्यूलेशन कराना है। तो कहानी शुरू कहाँ से होगी, यहाँ से, हमेशा यहीं से शुरू होती है। इसमें भी कहाँ से शुरू होगी, हाइपोथैलेमस से शुरू होगी। याद करो हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कहाँ पढ़ चुके हो, 11th वाली ग्रेड में पढ़ चुके हो, आखिरी चैप्टर था ना एंडोक्राइन सिस्टम, वहां पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस है उसने सबसे पहला इंस्ट्रक्शन निकाला, किस फॉर्म में, एक हार्मोन के फॉर्म में। हार्मोन का नाम क्या है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, याद आया। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ने इंस्ट्रक्शन हार्मोन के फॉर्म में किसको भेजा, उसी के नीचे जो है कौन, पिट्यूटरी, जो क्या है वापस मास्टर ग्लैंड है, उसको भेजा। अब जैसे ही पिट्यूटरी ने इंफॉर्मेशन ली, उसने बोला अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकालने के लिए बोला है, तो अब पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से, एक होता है LH और दूसरा क्या होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीज किया वहीं पे। अब हार्मोन हमेशा कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं। वो ब्लड घूमते घूमते पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, पहुंच गया कहाँ पे, उस फीमेल की ओवरीज के पास पहुंच गया, ठीक। ब्लड ही है, ब्लड तो हर जगह सेम घूम रहा है, ठीक है। अब ब्लड में क्या था, हार्मोन था। अच्छा, अब तुम्हारा जो तुम जहां डाउट करते हो वो बोलोगे मैम FSH होना चाहिए ना ओव्यूलेशन के लिए। समझो बात को, नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पहले ये हार्मोन आया, वो एक्शन में आया, ठीक है। अब बताओ, अब सबसे पहले वापस ये वाला पेज निकालो, पेज नंबर है तुम्हारा 50 में जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर डायग्राम की। क्यों, केस स्टडी में यही डायग्राम दे दिया जाएगा और क्वेश्चंस पूछेंगे। बहुत बार केस स्टडी में नहीं देते, नॉर्मल में मतलब सेक्शन बी में ये डायग्राम दे देते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। और अगर उनको इतना भी मतलब CBSE वाले को चुल नहीं मिली तो बोलते हैं डायग्राम ही बना दो, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दो साइकिल को, तो उस केस में तुम्हें आंसर के साथ ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। तो चलो आओ वापस ये डायग्राम समझते हैं। तो अगर देखो पेज नंबर 50 पे ये वाला डायग्राम खोल लिया। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज हुआ, पिट्यूटरी से, मास्टर ग्लैंड से, साथ में LH भी रिलीज हुआ। दोनों घूमते घूमते कहाँ पहुंचे, अपने ओवरी के पास पहुंचे। ओवरी को सबसे पहले कौन नॉक करेगा, FSH नॉक करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेगा, भैया पिट्यूटरी से ऑर्डर आया है, क्या ऑर्डर आया है, जो फॉलिकल रखा हुआ है ना उसको मैच्योर करो। याद रखो, तुम पढ़ चुके हो कि फीमेल की बॉडी में ओवम बाय बर्थ, वो जब खुद फीमेल एम्ब्रियो स्टेज में रहती है तभी पूरे ओवम बन जाते हैं। सिर्फ मैच्योरेशन और डेवलपमेंट वाली जो चीज होती है, फॉर्मेशन पहले हो गया, मैच्योरेशन वाली स्टेज कब होती है, जब वो प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक। पर मेल्स में ऐसा नहीं होता, मेल्स में तो स्क्रैच से सारी कहानी ही प्यूबर्टी से स्टार्ट होगी, ठीक। चलो वापस आओ, तो जो FSH है उसने किसको नॉक किया, ओवरी को नॉक किया। बोला कि कहाँ से ऑर्डर आया, पिट्यूटरी से ऑर्डर आया। ओवरी ने पूछा पिट्यूटरी को किसने ऑर्डर दिया, पिट्यूटरी बोलेगा हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो ऑर्डर किस फॉर्म में आया, FSH के फॉर्म में आया। तो FSH ने बोला जो वो रखा हुआ है ना, जो एम्ब्रियो स्टेज से बना हुआ है ओवम, उसको बाहर निकालो, उसको मैच्योर करना स्टार्ट करो। जो फॉलिकल है उसको निकालो, उसको प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में और जाते जाते ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना दो। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, FSH कर रहा है। हुआ क्लियर। अब ये करते करते कितने हो गए, साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर 30 डेज की है तो 15 डे हो चुके हैं, 15th डे आ गया। अब वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बैठा है, उसके अंदर ओवम है, ठीक। अब ये बाहर क्या है, पूरा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, अंदर ओवम है, डेवलप हो गया, बढ़िया एकदम सब बढ़िया है।
अब कौन रिलीज हुआ ब्रेन से वापस, कौन से पिट्यूटरी से, कौन रिलीज हुआ LH, ठीक है। वो वापस ब्लड में गया, घूमते घूमते कहाँ पहुंचा, ओवरी के पास पहुंचा। अब ओवरी ने बोला अच्छा मेरा तो काम हो गया, तुम्हारा जो पहला ऑर्डर आया था FSH के थ्रू मैंने मैच्योर तो कर दिया, ग्राफियन फॉलिकल तक स्टेज आ गई है, अब एक काम करो सीधे ग्राफियन फॉलिकल से जाके बात करो, ठीक है। तो LH गया और किसको बोला, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को, ओ भैया जो अंदर ओवम बैठा है उसको बाहर निकालो। मतलब जो भाई देखो ऊपर वाला वही क्वेश्चन था कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल, तो रिलीज ऑफ ओवम, तो उसने बोला क्या करवाना है, ओव्यूलेशन करवाना है। ओव्यूलेशन याद रखो साइकिल के हमेशा मिड डे में ही होता है, मतलब 30 डेज की साइकिल एक फीमेल की, तो 15th डे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन को हम क्या बोलते हैं, जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हुआ, ओवम रिलीज हुआ, और ये रिलीज करवाने वाली प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। पर रिलीज करवा कौन रहा है, जो अभी आया था ऊपर से, कौन, दूसरा इंस्ट्रक्शन LH। आई कहानी समझ में। तो तुम लोग क्या करते हो, यहाँ गड़बड़ कर देते हो, या तो अब मैं तुम्हारी गड़बड़ बताती हूँ, तुम क्या करते हो, या तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन लिख के आ जाते हो, गलत, एकदम गलत, ठीक है, या फिर क्या करते हो FSH लिख के आ जाते हो, कभी भी LH लिखते ही नहीं हो। तो ना ईस्ट्रोजन है ना FSH है, याद रखो FSH क्या करवा रहा है, FSH जो है वो इस मतलब ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर कराने का काम कर रहा है। पूरे 15 दिन वो FSH की वजह से वो एक ओवम पूरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचा। जैसे ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज आ गई, अब उससे ओवम का रिलीज कराने का काम कौन कर रहा है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हुआ इतना क्लियर। चलो मूव करते हैं H वाले क्वेश्चन पे। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, अरे फ्यूजन पूछा है, फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमीट का, क्या बना, मतलब क्या इस प्रोसेस को क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट क्या हुआ, जायगोट। ये लो, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डैश पार्ट। अब बताओ ह्यूमंस में कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल। कहाँ होता है, याद करो, पढ़ चुके हो, सपोज करो ऐसा स्ट्रक्चर मान के चलो कि ये पूरा फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी, तो ओवरी से जो फिम्बरी है उसने क्या कैच किया, ओवम को कैच किया, और कहाँ जाके वेट कर किया, एम्पुलरी रीजन में जाके वो वेट कर रहा है कि कौन आएंगे, स्पर्म आएंगे। कितने आएंगे, 2 करोड़, जरूरी नहीं 2 करोड़ पहुंचे, उसको तो एक ही चाहिए, रिलीज वाले 2 करोड़ हुए, उसमें से कोई भी जो एक आ जाएगा उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। हुआ क्लियर। तो वापस वही पूछा गया कि बताओ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, और फिर उसके बाद बर्थ कैनाल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। पर इन सब में से फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में भी कौन से पार्ट में, एम्पुलरी रीजन में। ठीक, ये क्वेश्चन आता है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आता है, फिक्स है ये क्वेश्चन। कुछ चीजें फिक्स है इस चैप्टर की जो आनी है, ऐसा नहीं तो वैसे अलग अलग तरीके से पूछ लेंगे, लैंग्वेज बस चेंज करते रहेंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं जे पे। द जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म डैश विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीजन, इसी क्वेश्चन के आसपास बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अब यहाँ पे तुमको ये 1 मार्कर क्वेश्चन लग रहा है, इसी को अगर उन्होंने बोल दिया कि जाइगोट का डेवलपमेंट बताओ टिल द स्टेज इट गेट इम्प्लांटेड टू यूट्रस, तो ये सीधे सीधे उठ के बन जाएगा तुम्हारे 2 मार्कर या 3 मार्कर का क्वेश्चन। अगर डायग्राम पूछ लिया, डायग्राम तो है ही इस क्वेश्चन में, तो पूरा बन जाएगा कितने, 3 मार्कर का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, जाइगोट बना। बताओ जल्दी, जाइगोट बना कहाँ, जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के कौन से रीजन में, एम्पुलरी रीजन में, याद रहेगा। चलो अब बताओ, अब जाइगोट ने क्या किया, बस जाइगोट ने जैसे ही एन मतलब स्पर्म एन ओवम एन मिला के बन गया 2n, तो 2n बनने के बाद अब उसने क्या स्टार्ट किया, क्लीवेज स्टार्ट किया। क्लीवेज यानी कि डिवीजन स्टार्ट किया। ठीक, क्लीवेज जैसे ही स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जाइगोट क्या है, 2n है, 2n तो है पर कैसा है, 1 सेल स्टेज, यूनिसेलुलर, एक ही सेल है। अब वो एक सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एक सेल का 2 सेल बनेगा, 2 सेल का 4 सेल बनेगा, एक सेल का 2 सेल, 2 सेल का 4 सेल, 4 सेल का 6 सेल, 6 सेल 6 सेल नहीं 8 सेल है ना। ओके, एक्सपोनेंशियल रेट में ऐसे ग्रो रहा है, 1 का 2 बना, 2 का 4 बना, 4 का और 2 2 2 डिवाइड करके 8 बना। अच्छा, अब ये तो चीज चल रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अभी आगे भी पढ़ा रही हूँ, ये बताओ ये किस टाइप का डिवीजन है, माइटोसिस है कि मियोसिस है। याद करो, ह्यूमन के लिए जो 2n चाहिए था, 46 क्रोमोसोम चाहिए थे, वो आ चुके हैं।
अब इसको डिवाइड नहीं करना है, बस ये नंबर को मेंटेन करना है, यानी कि इक्वेटोरियल डिवीजन करना है। तो अब ये सारा डिवीजन कैसे होगा? माइटोटिकली, यानी कि माइटोसिस होता रहेगा। ठीक, तो अब क्या होगा? 2 का 4, 4 का 8, और फिर इस पर्टिकुलर स्टेज को हम क्या बोलेंगे? और जैसे ही 8 to 16 पर ये सारे सेल डिवाइड करते करते पहुंचे, तो इनको हम बोलने लगेंगे क्या? मोरुला। अच्छा, आप बोलोगे मैम तो उसके पहले क्या बोलते हैं? इन्हीं सारे सेल्स को हम बोलते हैं जो डिवाइड कर रहा है जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, फिर उसके बाद 8 सेल, फिर उसके बाद 16 सेल। तो ये जो सारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, और जैसे ही ब्लास्टोमियर कौन से सेल के स्टेज पे पहुंच गया? 6 से लेके 18 के सेल के स्टेज के बीच में पहुंच गया। अभी भी वो डिवाइड ही कर रहा है। अच्छा, डिवाइड करते करते वो लुढ़कते हुए जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इस वाली स्टेज को हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलरली मोरुला। और जब और वो डिवाइड करने लगा तो एक स्टेज आएगी जो लुढ़कते लुढ़कते हुए, मतलब पूरा फेलोपियन ट्यूब क्रॉस करते हुए और जाएगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर पे इम्प्लांट करने। तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। वही क्वेश्चन पूछा है कि जाइगोट डिवाइड कर रहा है टू फॉर्म क्या? अब बोलोगे मैम वो तो बहुत सारी चीजें फॉर्म कर रहा है, मोरुला भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, पर पूरा क्वेश्चन पढ़ो। विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस, मतलब ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली उस स्टेज के बारे में पूछ रहा है जो जाइगोट डिवाइड करते करते बनी और वो स्टेज जाके क्या हुई? इम्प्लांट हो गई यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर पे। तो उसका आंसर क्या हुआ? ब्लास्टोसिस्ट। हुआ क्लियर? चलो आखिरी वाला पोर्शन देख लेते हैं, के वाला क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड। अब याद रखो, ऐसे याद रखो कि बेबी है, ठीक है, अच्छा, मतलब फीटस है, फीटस के बाहर या एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो के बाहर एमनियोटिक फ्लूइड तो रह गई, उस फ्लूइड एक ऐसे बैग में बंद है। उसके बाद आता है क्या? प्लासेंटा, और प्लासेंटा के उस तरफ कौन है? मम्मा। प्लासेंटा के इस तरफ बेबी, प्लासेंटा के उस तरफ मम्मा। क्यों? क्योंकि प्लासेंटा एक थिक वास्कुलर टिश्यू है जो किससे कनेक्टेड है? यूट्रस से। तो यूट्रस तो मतलब बेसिकली मम्मा ही हुई ना, क्योंकि यूट्रस तो किसके बॉडी का पार्ट है? वापस मम्मी की बॉडी का पार्ट। तो मदर, और अगर किसी ने पूछा कि बताओ मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन है, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, वो क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या है? प्लासेंटा। ठीक, तो वही पूछा है उन्होंने, मैंने तुमको मम्मा करके याद दिलाया, यहाँ पे उन्होंने यूट्रस लिखा हुआ है। तो वही पूछ रहे हैं कि एम्ब्रियो के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड, उसके बाद वो बैग में बंद है और अटैच्ड है किससे? एक थिक, बहुत बड़े ऐसे वास्कुलर कनेक्शन से, जिसको प्लासेंटा बोलते हैं। जैसे ही प्लासेंटा खत्म हो उस तरफ कौन है? मम्मी। अच्छा, एक और चीज याद रखो, जब भी पार्चुरेशन होता है यानी कि डिलीवरी होती है, सिर्फ बेबी बाहर नहीं आता। देखो बेबी भी बाहर आएगा और साथ में ये जो प्लासेंटा है ना, थिक कनेक्शन, वो भी बाहर आ जाता है। ठीक है, और फिर अंदर सिर्फ खाली यूट्रस बच जाता है। हुआ क्लियर? खाली तो नहीं बचता, क्योंकि उसके अभी भी बहुत ज्यादा पार्चुरेशन के बाद बहुत थिक एंडोमेट्रियम की लेयर बनी हुई रहती है, तो वही ब्लीड आउट करते पूरा 1 महीने बाहर निकलती रहती है। ठीक है, चलो, तो आई कहानी समझ में। तुम खुद सोचो ना, एक छोटे से सेल को, एक तुमको अच्छे, इतने तो नहीं, अगर डिपेंड फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड और फीटस टू फीटस, वापस क्या है, अलग अलग इंसान का अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है, पर एक सेल से यहाँ तक के डेवलपमेंट करना है तो कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन लगेगा। न्यूट्रिशन अब किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा? प्लासेंटा के फॉर्म में, ठीक है, या फिर एंडोमेट्रियम की लेयर थिक कर दी जाएगी ताकि बेबी अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो हो, डेवलप हो। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हुआ? वो पूछ रहे कि बताओ ऐसा स्ट्रक्चर जिसने बेबी और मम्मा को ज्वाइन किया। मैंने बेबी और मम्मा की जगह क्या लिखा है? फीटस एंड यूट्रस को ज्वाइन किया, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लासेंटा। ठीक, देख लेते एक बार इसके आंसर्स। पता है हमें ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली, बाइविपेरस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। गैमीट्स कैसे रहते हैं? हैप्लॉइड रहते हैं। जब गैमीट्स दोनों मर्ज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है, जो है एक डिप्लॉइड नेचर में। अब जब फीमेल गैमीट रिलीज होता है, यानी कि ओवम रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। ठीक, अच्छा, जब रिलीज हो गया, स्पर्म आके उसके साथ फ्यूज हो गया तो जाइगोट बन गया, और उसको क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। यही फर्टिलाइजेशन, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, कौन सी लोकेशन पे हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब के। फेलोपियन ट्यूब के भी कौन सी लोकेशन पे हो रहा है? एम्पुलरी रीजन में। ठीक, अच्छा, अब उन्होंने जाइगोट बना दिया, जाइगोट फिर डिवाइड करने लगा, डिवाइड करके जो सेल्स उनको ब्लास्टोमियर बोलने लगे। एक स्टेज आई जहाँ पे 6 to 18 सेल को हमने मोरुला बोला, उसके बाद और डिवाइड करते गया। अब वो स्टेज आ गई जो जाके एंडोमेट्रियम लेयर यूट्रस की इम्प्लांट करेगी, उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और आखिरी में यही ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे एम्ब्रियो का फॉर्म लेगा, एम्ब्रियो और थिक, वहां जहाँ कनेक्शन हुआ है वहां
वहाँ और थिक कनेक्शन बनने लगेगा, तो ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा एम्ब्रियो में, एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो के इस तरफ प्लासेंटा और प्लासेंटा के उस तरफ मम्मी यानी कि यूट्रस, तो दोनों को ज्वाइन करने वाला कॉमन कनेक्शन प्लासेंटा। हुआ क्लियर इतना? यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन मैंने बताया हर साल आते ही, इंपॉर्टेंट है कैसे उस एक लाइन को कन्वर्ट किया जा सकता है 3 मार्कर में, प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का, एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछेंगे, एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछेंगे। हाँ, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के चांसेस थोड़े कम है एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, देखो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको वो अलग तरीके से पूछ लेंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, या फिर उसका तुम्हारी थ्योरी चेक कर लेंगे, या फिर डायग्राम दे देंगे, लेबलिंग गायब कर देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। पर अगर मैं बोलूं कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम बेस्ड कौन से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है, तो फीमेल वाले की ज्यादा चांसेस है। सिंपल है वो डायग्राम, यहाँ देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और मैं ये भी बताते चलूंगी कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। इन केस आ गया तो क्या करोगे, कहाँ से शुरू करोगे इस डायग्राम को। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे तुमको जब डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो जिस तरीके से तुमने याद किया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को याद कैसे करते हैं, बेसिकली हम उसको 4 मेजर पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वाला जो नेसेसरी पोर्शन है, जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, क्या, टेस्टिस। तो सबसे पहले याद रखना है कितने टेस्टिस है, 2, या फिर बोलो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है। ठीक, उसके बाद फिर क्या आता है, एसेसरी डक्ट्स आते हैं, जो यहाँ से ये सारी जितनी भी डक्ट्स निकल रही है, वो डक्ट्स जाते जाते गोल घूम के जा रही है। अभी इसमें क्या है, सिर्फ स्पर्म्स है। ठीक है, अब उसमें कुछ सिक्रीशन ऐड होगा, किनका, ग्लैंड्स का। तो टोटल कितनी ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड्स है। ठीक है, और फिर बाद में आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देख लो टेस्टिस। अब वापस इस वाले क्वेश्चन में, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें स्टार बना के लिखो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, सेक्शन बी में आएगा, डायग्राम दे दिया जाएगा, कुछ चीजें गायब रहेंगी, ABCD लेबल रहेंगी, जिसमें वो पूछा जाएगा। ड्रॉ करने के चांसेस काफी कम है। हाँ, ड्रॉ करने के लिए आया तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जरूर आ सकता है। ठीक, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर तुम याद करो तो तुम्हारे प्रैक्टिकल में है, फिर से स्पॉटिंग में है, तो वहां तो आने ही वाला है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, तो ये 2 टेस्टिस हो गई। उसके बाद अब वहां पे क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो ये तुम चाहो तब बोलोगे मैम मेंशन कैसे करें, तो जैसे जनरली टेस्टिकुलर लॉब्यूल पे मार्किंग के लिए आता नहीं है, बहुत कम चांसेस, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अच्छा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स किसके बने, अगर क्वेश्चन है तो याद करो, जो टेस्टिस है वो बनी है बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल से, वो बने हैं किससे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जहां पे बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। फिर अब बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बाद जो पार्ट आया उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस फिर सारे क्या करेगा, स्पर्म्स को कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करते करते जहां पे एक थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि एसेसरी डक्ट स्टार्ट होंगी, उसका नाम क्या है, रेटिटेस्टिस। तो है, साथ में वसा इफ्रेंशिया। अच्छा, एक और चीज, इसका सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस याद रखो, यानी कि किस ऑर्डर में आ रहे। देखो, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने सारे के सारे स्पर्म्स, कलेक्ट हुए कहाँ पे, ये सारे मिला के बोले तुमने टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ये जाके कहाँ गए, अब स्पर्म ट्रैवल करके कहाँ जा रहे, एसेसरी डक्ट में, जो शुरू हुई तुम्हारी रेटिटेस्टिस से, रेटिटेस्टिस से ट्रैवल करके कहाँ गए, वसा इफ्रेंशिया में। उसके बाद बहुत सुपर फोल्डिंग होती है, सुपर कॉइलिंग होती है, जहाँ पे वो स्पर्म का एक बैच तैयार होकर से पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अगला वाला जो पहले यहाँ पे चल रहा था वो खाली हो गया, ये शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्यों रेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाली जो लेयर है, जिसको लेयर नहीं, ये वाली जो डक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस, बहुत ज्यादा सुपर कॉइल्ड रहती है। ठीक, अच्छा, एपिडाइडमिस के बाद क्या आता है, अगर तुम देखोगे तो वास्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे तुमको एक और स्टार मार्क करके लिखो, ये पहचानने के लिए तो आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर आएगा कि ऑर्डर वाइज अरेंज करो, अरेंज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, या व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएंगे, अब बहुत बार ऑप्शन भी नहीं देंगे, वो सीधा सीधे बोलेंगे हाउ डू स्पर्म ट्रैवल फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज मेड, मतलब सीधे सीधे टेस्टिस, टिल द एंड इट इज इजैकुएटेड, मतलब यानी कि पीनस। ठीक, तो देखो स्टार्ट क्या करोगे तुम, वापस वही, तो तुम्हें ये ऑर्डर याद रखना है। पहले क्या आता है, टेस्टिस, रेटिटेस्टिस, मतलब टेस्टिस के अंदर ही, फिर रेटिटेस्टिस, वसा इफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस जहाँ पे सुपर कॉइल्ड है, उसके बाद आता है वास्ट डिफरेंस। यहाँ पे आके यहाँ तक हो गया, ये क्या, ये तुम्हारी एसेसरी डक्ट खत्म हो गई। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ग्लैंड्स आएंगे, क्योंकि ग्लैंड्स अपना सीक्रेशन डालेंगे। कितनी ग्लैंड है तो याद रखना है, तो कौन कौन सी है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और फिर आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हर ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है ये
भी याद रखना है। और साथ में वो सीक्रेशन कन्वर्ट हुआ और जैसे ही वो किसमें जाके, ये देखो वास्ट डिफरेंस, अगर तुम ध्यान से देखोगे ग्लैंड से सारा कलेक्शन लिया और वो जाके मर्ज किसमें हो रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेटर निकल रहा, सॉरी यूरेटर नहीं, यूरेटर आया, यूरिन लेके आया, यूरिनरी ब्लैडर में डाला, यूरिनरी ब्लैडर जाके इस जगह जाके मर्ज हो गया। इसीलिए एक और चीज जो तुमको याद रखनी, फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अलग है और एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा अलग है। मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में दोनों सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मर्ज है। मर्ज कहने के लिए पाथ दोनों का सेम है। देखो यहां से यहां तक अलग अलग है, फिर ये वाला पोर्शन अलग है, पर दोनों को बॉडी से बाहर निकालने का जो कॉमन पैसेज है वो सेम है। पर एक और चीज ये भी याद रखो, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम जब पाइपलाइन ही या फिर जो पाथ है वो ही सेम है तो क्या सीमेन और यूरिन एक ही टाइम पे निकलेंगे? नहीं, ये बॉडी का ऐसा फंक्शनिंग ही है कि जब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है या मिक्सचुरेशन हो रहा है तो सीमेन का इजैकुएशन नहीं होगा, तो ये ऑल्टरनेट चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, सिंस इन दोनों का पाथ सेम है इसलिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, दोनों का नाम अलग है। सिंस ये दोनों कॉमन है इसलिए इसको हम यूरोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं मेल की कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि यूरिन भी वहीं से निकल रही है और उसके बाद जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो भी वही है और वहां से भी यूरिन पास आउट हो रही है, मतलब सीमेन भी और यूरिन भी, ठीक। चलो वापस आ जाते हैं, वापस क्या आ गई, टेस्टिस हुआ, एसेसरी डक्ट्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई। कितनी ग्लैंड्स हुई? 3 ग्लैंड। कौन कौन सी? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अगर याद होगा बहुत ज़्यादा जब 60s या 70 में कोई मेल आ जाता है तो बहुत बार उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, या तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, मतलब तुम समझ सकते हो ये ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो फिर उसका बट ऑब्वियस ऑपरेशन करके हटाना पड़ता है, ठीक है, या जो भी उसका जिस अकॉर्डिंग इलाज रहता है वो किया जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो मेल्स में कब आती है? 60s के बाद आती है, ठीक है। चलो तो ऐसे याद रख सकते हो, ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि याद रख सकते हो। जैसे फीमेल में जो सबसे ज़्यादा कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर से भी ज़्यादा है, कौन सा? सर्वाइकल कैंसर। और इंडिया में सर्वाइकल कैंसर का रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि इंडिया में साफ सफाई या फिर हाइजेनिक कंडीशन नहीं मेंटेन की जाती। अब बोलोगे मैम इतने तो ऐड आते सैनिटरी पैड्स के, नहीं, मैं शहर की बात नहीं कर रही, इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन तुम भी मानते हो आज भी गाँवों में रहती है और गाँवों में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, कि कौन सी हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए। अभी भी कुछ ओल्ड कल्चर चल रहा है जिसमें बिल्कुल भी मतलब इस टाइम पे तो सबसे ज्यादा हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए जब किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, पर और अनहाइजेनिक कंडीशन में फीमेल्स रहती हैं। तो इंडिया में कौन सा कैंसर का रेट ज्यादा है? सर्वाइकल कैंसर एज कंपेयर टू ब्रेस्ट कैंसर, और वेस्टर्न में ब्रेस्ट कैंसर का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू सर्वाइकल कैंसर, ठीक। हाँ ये अलग बात है कि अब दोनों कैंसर का रेट, इनफैक्ट इन जनरल अगर मैं बोलूं तो कैंसर का ही रेट इंडिया में बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू पहले के, अगर हम कंपेरिजन करें, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है बहुत ज़्यादा फास्ट है, पूरे टाइम हम स्क्रीन से रहते हैं, स्क्रीन से एडिक्टेड हो चुके हैं, और वो नहीं है तो या जो हम फूड खा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अल्टर्ड खा रहे हैं, मतलब मिलावट हुआ फूड खा रहे हैं, कोई भी चीज़ प्योर तो खा नहीं रहे। तो बट ऑब्वियस हर चीज़ किसकी तरह काम कर रही है? एक म्यूटाजेन की तरह काम कर रही है। याद करो मैंने बताया था कि म्यूटाजेन क्या है? एक एजेंट है जो क्या कॉज कर रहा है? म्यूटेशन। और अगर वो म्यूटेशन कैंसर कॉज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोजन, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वापस आ जाओ, हुआ क्लियर इतना? तो प्रोस्टेट ग्लैंड को ऐसे याद कर सकते हो कि मेल में अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कौन सा कैंसर की चांसेस ज्यादा होती है? प्रोस्टेट कैंसर। फीमेल में सर्वाइकल कैंसर, ठीक। तो कितने ग्लैंड्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? 3। कौन कौन से? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब एक और चीज जो तुमको याद रखनी है, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, यहां से लेके यहां तक स्पर्म्स ही हैं, अभी इसको हम सीमेन नहीं बोलेंगे, पर जैसे ही इन तीनों ग्लैंड के सीक्रेशन आए तो उसमें ल्यूब्रिकेशन के लिए आया, फ्रक्टोज ऐड हुआ, आयंस ऐड हुए, कुछ न्यूट्रिटिव मीडियम ऐड हुआ, अब जाके अब इसको हम, अब जो इजैकुएट होगा इस जगह पे तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब उसको हम सीमेन बोलेंगे। हुआ क्लियर इतना? और आखिरी में क्या आता है? आखिरी में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, तो ये रहा यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में ये मर्ज हो चुका है इसलिए यूरोजेनाइटल डक्ट, ठीक। और उसके बाद आता है पीनस, जो टॉप वाला पोर्शन रहता है,
तो उसको जो पीनस का जो हेड रहता है उसको हम ग्लैंस पीनस बोलते हैं, और फोरस्किन। वापस इसमें से अब लेबलिंग के लिए क्या आएगा, जो मैंने सर्कल सर्कल मार्क किया है इसको हटा दो। तो ये जो जितने भी सर्कल्ड मार्क है सबसे ज्यादा, तो इन पे ज्यादा अगर ये क्वेश्चन आया तो ये जो गोले लगा है इनको वो गायब कर देंगे, ABCD बोलेंगे, आइडेंटिफाई करो और बताओ, ठीक। उसके बाद अगर कुछ आ सकता है तो वो आएगा वास डिफरेंस, और उसके बाद ये यहाँ पे वसा इफ्रेंशिया, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनके ऑर्डर में, और फिर रेटी टेस्टिस। हुआ क्लियर इतना? बाकी तो तुम्हें पता ही है कि इनको टेस्टिस बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर इस डायग्राम को ड्रॉ भी करना है तो ड्रॉ तो ठीक है, वापस मैंने कहा कि थोड़ा टफ है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, पर अगर तुमको लेबलिंग याद करनी है तो पहले तो इन तीनों ग्लैंड्स की लेबलिंग याद करो, उसके बाद यहाँ आओ और यहाँ पे वास डिफरेंस, वसा इफ्रेंशिया, रेटी टेस्टिस, जिसके और एपिडाइडमिस भी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं आज तक, ठीक। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला था ड्रॉ करने के लिए। अब बोलोगे मैम आ ही गया ड्रॉ करने के लिए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 2 सर्कल्स बनाएंगे भैया, ठीक है, जिस तरीके से याद किया उस तरीके से ड्रॉ करते चलो। ये क्या है? टेस्टिस। वापस जितने भी बायोलॉजी में लेबलिंग है क्या होंगी? राइट हैंड साइड मार्क होंगी, स्ट्रेट मार्क करो। क्यों बता रही हूँ? प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग भी होगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल आएगा, वो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए तुमको कि ऐसा क्यों ड्रॉ किया। प्रॉपर मेथड, जो भी रूल्स रेगुलेशन है बायोलॉजी में डायग्राम ड्रॉ करने के, उसके साथ बनाते चलो, ठीक। अब बताओ, अब यहाँ पे तुम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो दिखा नहीं सकते, तो कहाँ, यहाँ कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये बन गए क्या? तुम्हारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है। अब बोलोगे मैम पर आपने बोला राइट में लेबलिंग करते हैं, यहाँ लेफ्ट में भी तो की है। तब करते हैं लेफ्ट में लेबलिंग जब राइट में जगह ना हो, ये भी याद रखो। और सारे डायग्राम्स किससे बनेंगे? पेंसिल से ही बनेंगे। अब मेरे यहाँ बोर्ड है, पेंसिल नहीं यूज कर सकती, इसलिए मैं ये मार्कर से यूज कर रही हूँ, ठीक। प्लीज अपने नोट्स में अगर तुम बना रहे हो, नोट्स में डायग्राम भले मेरे साथ साथ जो बनाते चल रहे हो तो ठीक है, तुम पेन से बना लो, पर वापस वही सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम में पेंसिल से ही ड्रॉ करना है तो बेटर है हैबिट लगा लो पेंसिल से ड्रॉ करने की, ठीक। चलो देखो, तो 2 टेस्टिस बना ली। अब ये जो इतने सारे ऐसे फूल जैसा लग रहा है, फूल नहीं है, क्या है ये? टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा ऐसे ब्लरिश है, तुम्हारी बुक में भी थोड़ा ऐसे ब्लरिश टाइप दिया हुआ है, अपन सिंपल सिंपल से बनाना शुरू करेंगे, ठीक। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बाद क्या आता है? और बहुत सारे पोर्शन है जिसको क्या बोलेंगे हम? रेटी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद अब ये सारा कलेक्ट होके कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? रेटी टेस्टिस के बाद वसा इफ्रेंशिया, और पतले पतले, बाहर नहीं उसी के अंदर है, वो उन्होंने एक्सपैंड करके दिखाया है, ठीक है। ये देखो एक्सपैंड कैसे किया है, उन्होंने खोल के दिखाया, दिख रहा है तुमको? ये देखो, ये एक पूरा सर्कल है, स्फीयर है, ये मतलब पूरा टेस्टिस है। अब उन्होंने क्या किया? इतना करके, इतना एक पोर्शन ओपन करके दिखाया कि कैसा दिखता है। ओपन नहीं है, क्लोज ही है, प्लीज समझना, समझाने के लिए उन्होंने डायग्राम में ऐसे किया, ठीक है। तो अब इसके बाद सबसे पहले क्या? वापस बताओ, टेस्टिकुलर लॉब्यूल फॉलोड बाय रेटी टेस्टिस, फॉलोड बाय जो बहुत सारे पाइपलाइंस है, क्या हम उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, वसा इफ्रेंशिया। और उसके बाद क्या करोगे? एक बहुत सुपर कॉइल्ड रहेगा, सुपर कॉइलिंग रहेगी, जो ऐसे एक्चुअली ऊपर से जाके ऐसे नीचे जाके फिर ऊपर जाती है, तो बहुत सुपर कॉइलिंग रहती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एपिडाइडमिस, जहां पे मैंने बताया कि क्या होता है? स्पर्म स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। देखो, और उसके बाद ये ट्रैवल करके गया ऊपर, यहाँ से इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से सीधे उठा के ऐसे ले आओ, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो बड़ी पाइपलाइन है जिसमें सिर्फ स्पर्म जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। अब ये किसके ऊपर से होते हुए जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर, तो पीछे बस बना दो ब्लैडर, ये बन गया तुम्हारा ब्लैडर। ब्लैडर में कौन आएगा? बट ऑब्वियस, किडनी से कौन आ रहा है? यूरेटर्स आ रहे हैं, एक पेयर ऑफ यूरेटर, वो सब सेम। अब यहीं पे क्या होगा? ब्लैडर में जो यूरेथ्रा है उसके मिक्स होने के पहले, मतलब उसके पहले सारा क्या होगा? इसी वास डिफरेंस में ग्लैंड्स मर्ज होने लगेंगी, है ना। और वापस एग्जाम में अपन क्या करने वाले? पेंसिल से बनाने वाले, दूसरे कलर का तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए ट्राई करो एक ही कलर से। मैं यहाँ समझाने के लिए दूसरा कलर बना रही हूँ, ठीक। अब देखो, सबसे पहली वाली ग्लैंड कौन सी आई? जल्दी देखो, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ये हुई तुम्हारी पहली ग्लैंड, ठीक है। दूसरी कौन सी आई? यहीं पे थोड़ी सी आई प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और सबसे आखिरी में क्या आएगी? छोटी सी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्ब जैसे दिख रही है ऐसे याद रख सकते हो, इसलिए नाम ही है उसका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बस ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ये सबका सिक्रीशन खत्म हुआ, इसमें यूरिन वाली पाइप भी ऐड ऑन हो गई और उसको हमने क्या बोलने लगे? यूरेथ्रा बोलने लगे। पर ये क्या है? अब यहीं से क्या शुरू हो जाएगा? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। जैसे ही शुरू हो गया एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बस अब ये क्या बना रहे? पीनस बना रहे, और ये हुआ यहाँ पे खत्म, ठीक है। टफ है मानती हूँ, पर भाई बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहो, ठीक है। हुआ क्लियर इतना?
ओके तो ये क्या था तुम्हारा, ये अब वापस चाहो तो कैसे बना, देखो बनने के बाद कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल सिंपल से स्टार्ट किया था। कैसे किया था, एकदम सोते जागते बनाना है। तो भैया पहले तो 2 सर्कल्स बना लो, ठीक है, फिर यहाँ पे उसके लॉब्यूल्स दिखा लो, फिर इसमें छोटी छोटी पाइपलाइन जोड़ दो, ठीक है, जिसको रेटिटेस्टिस बोलेंगे। ये पाइपलाइन थोड़ी एक्सटेंड करके और बाहर कर लो, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम, वसा एफरेंशिया। अब ये वसा एफरेंशिया सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट कर दो, जिसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस नीचे ऐसे ऊपर से नीचे ले जाओ और नीचे से ऊपर जैसे आएगी तो ये बड़ी पाइपलाइन में कन्वर्ट हो गया, जिसको क्या बोलेंगे हम, वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस किसके ऊपर से आएगी, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में कौन आ रहा है, यूरेटर्स आ रहे हैं यूरिन लेके। अच्छा, सबसे पहली ग्लैंड कौन सी आएगी, जल्दी बताओ, आएगी हमारे सेमाइनल वेसिकल। बस बना दो, ओके, बस बना दो यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स ऐसी, इस तरीके से। उसके बाद कौन आएगी, जल्दी बताओ, फिर आएगी तुम्हारी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और सबसे आखिरी में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये आ गई तुम्हारी यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड और छोटी सी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, बस इसी पाइपलाइन को कंटिन्यू करो। ये बन गया यूरेथ्रा, ये आ गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पीनस, ग्लैंड्स पीनस, ठीक है, फोर्थ स्किन, खत्म है, इजी है, फटाफट बनते जाएगा। चलो, तो यहाँ खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मार्क करो, ये 110% है। वापस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, टफ है, मानते हैं सीबीएसई वाले भी थोड़ा टफ है, इसलिए वो डायग्राम ही देते हैं, लेबलिंग गायब कर देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये वाला डायग्राम जरूर आता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। किसका पढ़ रहे हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखो जरा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम वापस वैसे जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन सा, टेस्टिस, उसके बाद कौन सी, एक्सेसरी डक्ट, उसके बाद कौन सा आता था तुम्हारा, ग्लैंड्स, और आखिरी में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सेम अगर इसको डिवाइड करें तो सबसे पहले यहाँ भी मेन है, टेस्टिस के पैरेलल क्या चलेगा यहाँ पे, ओवरी। उसके बाद वहाँ क्या था, एक्सेसरी डक्ट, तो यहाँ भी डक्ट है जिसका नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था, ग्लैंड्स। अब यहाँ ग्लैंड्स तो नहीं है, इतना बड़ा क्या है, यूट्रस, ठीक है, यूरेटर नहीं, यूरेटर तो अलग है क्योंकि वापस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है और एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, ठीक। तो वापस एक बार देख लो, तो ये क्या है तुम्हारा, ओवरी, जो किसके पैरेलल है, टेस्टिस के पैरेलल। वहां पे क्या पढ़ा था तुमने, एक्सेसरी डक्ट, तो यहाँ भी डक्ट है जिसका नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक। फिर वहां तुमने पढ़ा था ग्लैंड्स, यहाँ पे क्या है, यूट्रस, और वहां पे था एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हाँ, इसके बाद भी कैनाल के बाद फिर वापस प्रॉपर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायग्राम से। अब देखो, इन्होंने नीचे से बाहर, मतलब बाहर से अंदर लेके गए। वापस मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। तो सबसे पहले वहां क्या बोला था, टेस्टिस। तो सबसे पहले भैया आ जाओ इसके ऊपर, ये क्या है तुम्हारा, ओवरी। देख लो जरा, फोर्थ पोर्शन क्या है, ओवरी हुआ। ओवरी जैसे अब सपोज करो, ऐसा मानो कि जैसे ये जो है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ये बीच वाला पोर्शन मुंडी मत कंसिडर करना, ये क्या है, पूरा का पूरा यूट्रस है, ठीक है, जहां बेबी इंप्लांट होने वाला है। अच्छा, और यहाँ क्या है, सपोज करो ये ऐसे बॉल टाइप का होता, तो ये क्या है, ओवरी। ओवरी में क्या हो गया, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन जब होगा तो ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। जल्दी से बताओ कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में रिलीज होगा, LH, FSH मत बोलना, FSH में तो मैच्योर होगा, और जैसे ही LH का सर्ज हाई हो गया तो लो ओवम रिलीज हो गया, इसको बोल दिया ओवुलेशन। जैसे ओवुलेशन हुआ, कौन कैच करेगा, ये फेलोपियन ट्यूब का पहला वाला पोर्शन जो कैसा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, फिफ्थ, क्या बोलेंगे उसको, फिम्ब्रिए। उसका काम ही है, फिंगर लाइक क्यों है, क्योंकि उसको कैच करना है। किसको कैच करना है, ओवम को कैच करना है, जो कहां से रिलीज हुआ, ओवरी से रिलीज हुआ, कैच किया। उसके बाद वो कहां जाएगा, इसके अच्छा, इन लोगों ने सिर्फ फेलोपियन ट्यूब करके मार्क किया है, पर तुमको याद रखना है फेलोपियन ट्यूब के भी सब पार्ट्स हैं। पहला वाला ये, फिर एम्पुलरी रीजन, और आखिरी में जो ज्वाइन करने वाला है वो वाला पोर्शन, ठीक है। उन्होंने इन टोटल पूरे 6 को मार्क कर दिया है क्या, फेलोपियन ट्यूब। पर मैं सजेस्ट करूंगी तुम तीनों पोर्शन लिखो और उसके बाद इन टोटल ऐसे करके लिखना कि इन तीनों को फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक। चलो देख लेते हैं इनके पोर्शंस के नेम। तो तुम फेलोपियन ट्यूब, मैं सजेस्ट करूंगी कि तीनों पार्ट्स भी लेबल कर दो। क्या पता, भले यहाँ पे लेबल नहीं है, पर क्या पता जो सपोज यही क्वेश्चन आ गया, फिर सीबीएसई की जो ब्लूप्रिंट आई या सीबीएसई का जो आंसर किया है उसमें वो बोला उन्होंने कि फेलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट्स लेबल है, तो आधा 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 मार्क्स
जबरदस्ती के मार्क्स कट जाएंगे, रिस्क नहीं लेना है ना। चलो तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले ओवरी जो किसके पैरेलल थी, टेस्टिस के पैरेलल, वहां क्या था, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट, तो यहाँ क्या है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब पूरा यहां से लेके, रुको वापस क्लियर करके दिखाती हूँ, पूरा यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को बोला जा रहा है फेलोपियन ट्यूब। अब समझो फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। अब कैसे समझाया जाए, तो सपोज करो ये हमारा माउस जो है वो क्या है, अभी फिलहाल के लिए ओवरी है, ठीक। अच्छा तो ये ऐसा पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो पूरा यहां तक है वो क्या है, हमारा मतलब समझने के लिए फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अच्छा फेलोपियन ट्यूब के मैंने क्या बोला, 3 पोर्शन है। सब ऐसे ही कुछ दिख रहा है, ऐसे ऐसा, वो वाला देखो ऐसे मैच करके दिख रहा है यूं, ठीक है। तो उसका ये वाला पोर्शन, ये वाला हुआ, फिर उसके बाद जहां मुड़ा हुआ है, जहां पे बेसिकली ओवम वेट करेगा स्पर्म के लिए ताकि फर्टिलाइज हो सके, क्या बोलते हैं उसको, एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो ये वाला पोर्शन हो गया, सपोज करो ये जो कोनी है ये है एम्पुलरी रीजन, और फिर ये वाला जो पोर्शन है जिसमें क्या है, उंगलियां हैं, ठीक है, मतलब उंगलियां इस वाले पोर्शन का पार्ट है। तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, इनफंडिबुलम, क्या बोलेंगे उसको, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जहां से स्टार्ट होता है, तो फनल जैसा है, अब ये जैसे समवट फनल जैसा दिख रहा है, ऐसा देखो, ऐसा देखोगे तो फनल है, बस उसको मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो फनल जैसा शेप है, और उस फनल जैसे शेप के स्टार्टिंग में क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिये, दिख रहा है यहाँ पे जो इन्होंने मार्क भी किया है, फिम्ब्रिये, जो 5th पोर्शन है, ठीक। नहीं समझ में आ रहा तो पेज नंबर 45 तुम्हारे एनसीईआरटी का वहां ओपन करके देखो, ठीक है, वहां पे लेबल्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले जो ओवरी से क्या निकला, ओवम निकला। प्लीज ये माउस है, अभी के लिए माउस है, अभी के लिए नहीं, माउस है पर मैं समझाने के लिए ओवरी बना रही हूँ उसको, ठीक है। तो इससे क्या निकला, ओवम निकला। कब निकला जल्दी बताओ, ओव्यूलेशन वाले दिन निकला। ओव्यूलेशन वाला दिन कब होता है, जब मिड ऑफ साइकिल रहता है, जो जितनी भी पूरी साइकिल है 30 डेज की साइकिल होगी, तो 15th डे एकदम मिड डे पे ओवम रिलीज होगा। जल्दी बताओ कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, LH, FSH नहीं, FSH के केस में तो वो मैच्योर होना स्टार्ट होगा, ठीक। चलो ओवम निकला, अब सबसे पहले बताओ कौन कैच करेगा, अगर मैं बोलूं 3 पार्ट्स में से कौन कैच करेगा, तो हम बोलेंगे इनफंडिबुलम का जो फनल वाला शेप है, जहां फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको फिम्ब्रिये बोल रहे हैं, वो ओवम को कैच करेगा, ठीक। अच्छा कैच करने के बाद अब ओवरी का काम हो गया, रख देते हैं ओवरी को, ठीक। उसके बाद कैच करने के बाद क्या हुआ, ओवम ट्रैवल करके कहां बैठ रहा है, यहां पे बैठ रहा है, जो कौन सा पोर्शन है, एम्पुलरी रीजन, जहां वो वेट कर रहा है। कौन आएगा वहां पे, 2 करोड़ स्पर्म नहीं, एक स्पर्म, उसको तो एक स्पर्म से मतलब है, ट्रैवल चल के सारे स्पर्म्स यहीं से आएंगे, पर जो सबसे फिट स्पर्म होगा, जो सबसे आगे होगा उन 2 करोड़ में से, वो ट्रैवल करके पहुंचेगा कहां पे, इस जगह पे। यहां आके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यहां पे एम्पुलरी रीजन पे क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, 2n बन गया। अब सिंस पहला वाला क्वेश्चन था इसलिए सारा वापस ले रही हूं, यहां पे जैसे ही जाइगोट बन गया तो अब क्या शुरू होगा, क्लीवेज स्टार्ट हो गया। देखो याद कर चुके हो तुम, अच्छा क्लीवेज होगा 2 सेल, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, तो ये जो सारे सेल्स डिवाइड करें उनको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। देखो पहला ही वाला क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो रहा है, ऐसे ही याद करना है, फटाफट याद होता है, ठीक है। फिर जैसे ही 6 to 8 सेल की स्टेज आएगी उसको क्या बोलेंगे, मोरुला। और ये सारी चीजें क्या हो रही है, अब बन रहा है, और ये पूरा लुढ़कते लुढ़कते हुए, समझो बात को, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, और बाकी जो आखिरी वाला जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, जो बेसिकली यूट्रस को और फेलोपियन ट्यूब को जोड़ रहा है, जिसको स्थाइमस बोलते हैं, वहां से वो लुढ़कते लुढ़कते मोरुला बनते हुए, ब्लास्टोसिस्ट बनते हुए कहाँ जाएगा, यूट्रस में। हुआ क्लियर इतना? तो वापस ओवरी, फिर ये पूरी फेलोपियन ट्यूब जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके बाद आ जाएगा क्या, 7th वाला पोर्शन क्या लिखा हुआ है, ये हो गया, ओके। फिर आता है यूट्रस। हुआ क्लियर? वापस यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर। याद रखो इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर। एंडो यानी कि अंदर वाली, ठीक है। अब ये वही लेयर है जो बाकी के 15 दिन में क्या होगा, ब्लड डिपॉजिट होता चलेगा इसी लेयर पे। और जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या हुआ, ओवम को मिला धोखा, तो उसने बोला अब
कोई तो रोएगा, तो कोई तो और कुछ नहीं रोएगा, बल्कि ये एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है जो इतने 15 दिन में थिक हुई थी, क्योंकि यूट्रस को तो लग रहा था ना, यूट्रस भैया बोल रहा था इस बार होगा फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ इम्प्लांटेशन होगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो यूट्रस ने बोला ओ नो, इतने जमाने से तैयारी करते आ रहे, जमाने मतलब पिछले 15 दिन से तैयारी करते आ रहे, अब ओवम ही नहीं, ओवम फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, एज इट इज वेट किया बेचारा 24 आवर्स और वेट करके निकल गया। तो अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या किया जाए, यही एंडोमेट्रियम लेयर जो इतनी थिक हुई थी, चलो इसको बाहर निकाला जाए, तो वो टूट टूट के निकलना शुरू, तो इसी को तो मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, वापस बहुत सारे लोगों को जब यूट्रस कैंसर डिटेक्ट होता है तो बेसिकली इन्हीं में ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर जो हमेशा यूनिफॉर्म तरीके से जमनी चाहिए, अगर उसी में कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स आ गए या छोटे छोटे ट्यूमर्स बन रहे हैं या सिस्ट बन रहे हैं, मतलब गड़बड़ है। तो इसमें क्या हो रहा है, वही वो सिस्ट है जो अभी देखो, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमको पढ़ना है इसी साल कैंसर वाले चैप्टर में, ठीक है। 2 टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, एक को बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर और एक को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो अभी जब फिलहाल जब सिर्फ सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ हो गई, पर उसमें कुछ कोई सेल पागल नहीं हुई है, पगलेट सेल नहीं हुई, यानी कि कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो उसको अभी हम बोलेंगे, और जो ज्यादा फैल भी नहीं रही अपनी जगह तक है, तो उसको बेनाइन ट्यूमर बोलेंगे। जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ, म्यूटेशन आ गया और वो सेल ने बोला लेट्स डू पार्टी, अपन खुद तो पागल है, अपने जैसे सारी जो आसपास सेल है सबको पागल बनाते हैं, तो वो क्या किस वाले ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब बेसिकली कैंसर, ठीक है। तो ये भी कहा, जब डॉक्टर चेक करते हैं ना कि क्या यूट्रस का कैंसर है कि नहीं, तो वो पता है क्या चेक करती है, यही एंडोमेट्रियम वाले लेयर को स्क्रैच करके उसका जब सोनोग्राफी करते तो पूरा देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी जगह लेयर बहुत मोटी है, कहीं छोटी है, कहीं सिस्ट बन गए, कहीं ट्यूमर फॉर्म हो गया। ट्यूमर अगर बना है तो उसका टिश्यू लेंगे, पैथोलॉजी लैब में जाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे, ऐसा तो नहीं वो ट्यूमर मैलिग्नेंट है। अगर मैलिग्नेंट हुआ तो फिर भैया मतलब बन रहा है, माहौल बन रहा है कैंसर वाला। हुआ क्लियर? चलो, तो ये क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर हुआ इतना क्लियर। तो ये पूरा क्या है, यूट्रस हुआ। वापस यूट्रस का शेप कैसा रहता है, इन्वर्टेड पियर, ये भी याद रखना है, ठीक। उसके बाद आ जाओ नीचे, तो ये भी हो चुका हमारा, और फिर आते हैं एंडोमेट्रियम लेयर, और फिर आता है क्या तुम्हारा सर्विक्स, और फिर आखिरी में आता है वजाइना। सर्विक्स प्लस वजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल, ठीक। और फिर वजाइना के बाद फिर बाहर एक्सटर्नल जेनिटलिया, लेबिया, मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, सारी चीजें खत्म। अब बोलोगे मैम आपने टफ वाला समझा दिया, बनाना कैसे, सिंपल वाला बता दो। सिंपल वाला सिंपल तरीके से सबसे पहले बना लो भैया इन्वर्टेड पियर। अब ये ज़्यादा ही कुछ ट्रायंगल टाइप बन गया, इन्वर्टेड पियर, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा इन्वर्टेड पियर। अब इसमें क्या बनाएंगे हम, ट्यूब बनाएंगे, फेलोपियन ट्यूब, ये लो भैया, स्टाइमस, उसके बाद एम्पुलर रीजन और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम खत्म कहाँ होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे, लो भैया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसमें क्या जुड़ा हुआ है, ओवरी जुड़ा हुआ है, ये लो भैया ओवरी हो गया। अच्छा, और ओवरी जोड़ के थोड़ा सा इसमें ऐसा अटैच है, सेम यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा कार्टून बन रहा है किसी टाइप का, जैसे चेहरा बन गया और ऐसे कान बन गया, ऐसे याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। चलो, ये क्या हुई, एंडोमेट्रियम की लेयर हुई, ठीक। यहाँ से बना सर्विक्स, फॉलोड बाय वजाइना और फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। चलो, हुआ क्लियर इतना? तो इतना सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, लेबल करनी पड़ेंगी प्रॉपर्ली। वापस वही लेफ्ट हैंड साइड। अब बोलोगे मैम इस टाइप का कर सकते हैं क्या, मत करो, टाइम वेस्ट होगा, फटाफट यही लेबलिंग करो। ऐसा उठाया लेबल किया, ये उठाया लेबल किया, ये उठाया लेबल किया, ठीक। तो ट्राई करो, लेबल करने का इतना टाइम नहीं रहेगा, पेपर बायो का लेंदी होता है, सारी चीजें कवर करनी होती है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। वापस मेरा सजेशन, उन क्वेश्चन से स्टार्ट करो, भले जंबल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तुम कोई भी सेक्शन से स्टार्ट करो। बस जैसे अगर तुम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हो, सपोज करो तुमको लग रहा है 3 मार्कर मेरे को सारे बन रहे हैं, बहुत अच्छे से बन रहे हैं, तो प्लीज पहले वही सेक्शन लो, बस ऊपर मेंशन कर दो सेक्शन सी, और फिर वो सीक्वेंस मेंटेन करो, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन इन केस नहीं आ रहा है तो क्या करें मैम, पेज छोड़ दो प्लीज, 1 पन्ना 2 पन्ना छोड़ दो, बहुत मोटी कॉपी मिलती है तुमको वैसे भी बोर्ड की, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है। चलो, तो यहां होता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट 2 मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। वो तो हम डिस्कस करते करते ही चले। सबसे पहले तो भैया जो मेन काम है क्या, टेस्टिस का क्या काम है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। सिमिलरली ओवरी,
ओवम या oogenesis, ठीक है। चलो देख लेते हैं। और दूसरा हार्मोन्स, हार्मोन्स भी तो रिलीज करना है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। चलो देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, दे प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हुआ क्लियर इतना? चलो देखो, याद करो, मैंने बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में जहां पे तुमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। जेनेसिस का ही मतलब होता है फॉर्मेशन, बस उसके सामने जो भी चीज लिखी उसका फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, ठीक। अच्छा, सिमिलरली अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बोलूं तो जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, उसके सामने क्या लिखा है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, वही अगर फीमेल में बोलूं, जल्दी से बताओ, अगर ओवरी में सेम ऐसी लाइन आएगी पर वहां लिखा क्या आएगा? दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट थ्रू, देखो, दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट थ्रू कॉल्ड ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। और वही अगर फ्लावरिंग प्लांट में मैं पैरेलल कंपेयर करूं तो क्या बोलेंगे हम? मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि वहां मेगास्पोरेंजियम बनता है, ठीक। चलो आ जाओ, सेकेंड वाला फंक्शन जो मैंने बोला क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स। तो देख लेते हैं। द लीडिंग सेल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, याद करो यूनिट क्या है टेस्टिस का? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो उसके जो लीडिंग सेल्स है वो क्या सिक्रीट करेंगे? द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन बोलो या एंड्रोजन बोलो, दोनों एक ही चीज है, दोनों के अलग अलग नेम है, ठीक है। तो अगर इसकी जगह कहीं एंड्रोजन लिखा हुआ आया तो कंफ्यूज मत होना, वो भी सही है और टेस्टोस्टेरॉन भी सही है। अब टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? देखो, टेस्टोस्टेरॉन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। हुआ क्लियर इतना? चलो सिमिलरली पैरेलल देख लेते हैं फीमेल का। The growing Graafian follicle secretes the female sex hormone called estrogen। तो Graafian follicle कहाँ बन रहा है? ओवरी के अंदर। याद करो, FSH जो follicle stimulating hormone है कहाँ से रिलीज हुआ था? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। किसके इन्फ्लुएंस में वो FSH निकला? जब उसके बॉस ने यानी कि हाइपोथैलेमस ने बोला, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसने जब FSH निकाला, ओवरी ने बोला चलो, सॉरी, जब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ने जब GnRH निकाला, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो इंफॉर्मेशन मिली पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने निकाला FSH, वो FSH ब्लड में गया, घूमते घूमते कहां पहुंचा? ओवरी में पहुंचा। ओवरी में पहुंचने के बाद उसने बोला चलो जो स्टोर किए हुए ओवम है, जो जब तुम खुद एम्ब्रियो थी, जब बन गए थे, चलो उनको निकालो और क्या करो? मैच्योर करो। तो जो फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर, ग्राफियन फॉलिकल, यहां तक तो सब किसका कमाल धमाल था भैया? FSH का। उसके बाद उसमें से ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम को रिलीज करने का कमाल किसका है? LH का। अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब इसके पहले जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है? ईस्ट्रोजन, ठीक है। जैसे ही ओवम निकल गया तो उस ग्राफियन फॉलिकल अब क्या हो गया? एम्प्टी। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। वो दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक। चलो देख लेते हैं। तो पहले तो यहाँ एक ही का डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो ईस्ट्रोजन है, जो भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो फॉलिकल है, वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन क्या करवा रहा है? सेम वो काम करा रहा है जो मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन करा रहा था। दोनों एक ही चीज है, दोनों के बस नाम, मतलब है एक ही हार्मोन, दो नेम है, दो नाम है उसके, ठीक है। तो सेम ईस्ट्रोजन वही काम करता है जो मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन काम करता है। क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट। बस ईस्ट्रोजन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। हुआ क्लियर इतना? वापस देख लेते हैं कि क्या पूछा था, फंक्शन पूछा था टेस्टिस में। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सिमिलरली इसी का पैरेलल फंक्शन इन ओवरी क्या है? oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अच्छा, दूसरा टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। मोर स्पेसिफिक, सॉरी, दूसरा नाम उसका एंड्रोजन। मोर स्पेसिफिकली टेस्टिस में कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो लीडिंग सेल्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन सा? तुम्हारा टेस्टोस्टेरॉन, ठीक। जो क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब बोलोगे मैम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि, अरे एक टाइम होता है ना, जैसे ही प्यूबर्टी हिट होता है, याद करो जब तुम लोग, क्योंकि अभी तो तुम 12th में हो, पर जब तुम लोग अराउंड 8th 9th में थे तो क्या होने लगा था? धीरे धीरे दाढ़ी आने लगी थी। तो ये क्या हुआ? बियर्ड, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। पहले आवाज तुम्हारी ऐसी थी, फिर बीच में फटने लगी। क्यों? क्योंकि वापस जो वोकल कॉर्ड्स है, जो हाई पिच थी, जब सब लोगों की हाई पिच वॉइस रहती, पर जब मेल मैच्योर होने लगता है, प्यूबर्टी हिट करता है, तो वही हाई पिच वॉइस लो पिच वॉइस में कन्वर्ट होने लगती है। एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन, अब मेरा तो है नहीं, खुद का ही देख लो, तो वो क्या है? एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा बाहर निकल आता है ना। तो ये क्या है? एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अच्छा, उसके बाद बॉडी हेयर, ठीक है, उसके बाद गुस्सेल नेचर, एकदम जरा सा कुछ बोला, ये यंग है भैया, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारा जितने भी कैरेक्टर्स है, ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं? इसी टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में, ठीक।
हुआ क्लियर इतना? अच्छा, उसके बाद प्यूबिक हेयर्स, ये भी क्या है? आर्मपिट्स है, ये भी क्या है? टेस्टोस्टेरोन की बदौलत है, ठीक। अच्छा, सिमिलरली अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो किसके थ्रू या किसकी वजह से प्रोड्यूस बन रहे हैं, वो है ईस्ट्रोजन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि फेमिनाइन बॉडी, है ना। उसके बाद ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फिर जितने भी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, वापस यहाँ भी सेम प्यूबिक हेयर, आर्मपिट्स है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन की वजह से। अब तुमको अगर याद होगा तो अब देखो ये सब कौन कर रहा है? ओवरी, ठीक है। इसके पहले मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ जो चैप्टर 5 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वहां पे हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़े थे, याद करो। मोर स्पेसिफिकली एन्यूप्लॉइडी पढ़ा था, उसमें भी हमने जब सेक्स क्रोमोसोम वाली एन्यूप्लॉइडी पढ़ी थी, जैसे कि हो गया टर्नर सिंड्रोम, जिसमें X0 कंडीशन बोलते थे। तो वहां पे हम एक लाइन बोलते थे, क्या बोलते थे? कि जो ओवरी है वो अंडर डेवलप है या रूडिमेंट्री, मतलब ढंग से डेवलप नहीं हुई। सिंस ओवरी ढंग से डेवलप नहीं हुई, मतलब वो फीमेल में क्या नहीं होगा ढंग से? oogenesis नहीं होगी। सिंस oogenesis नहीं होगी तो ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि वो फीमेल कैसे रहेगी? स्टेराइल, मतलब इनफर्टाइल, ठीक। और सिंस ओवरी का दूसरा काम क्या है? ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना। अब बताओ, जिस फीमेल में ओवरी ढंग से काम नहीं करी तो ना ये काम होगा ना ये काम होगा। जब ईस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगा तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए वो बाय बर्थ तो होती है फीमेल, पर उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं या आते ही नहीं है, डेवलप ही नहीं होते। याद आया टर्नर सिंड्रोम का, ठीक। और उसके उल्टा सिंस फेमिनाइन कैरेक्टर नहीं रहते तो और मैनली कैरेक्टर आने लगते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता, वो भी स्टेराइल रहती है, ठीक है। चलो, हुआ क्लियर इतना? आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये 110% क्वेश्चन है। एक बार टेस्टिस का स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जरूर पूछेंगे। उसका रीजन है, तुम्हारे प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से, और वो फिक्स मतलब पक्की फिक्स वाली स्लाइड है कि वो स्लाइड तो आनी ही है, या तो वो आएगा या तो ओवरी का टीएस आएगा। तो दोनों में से कोई, जो तुम्हारी स्कूल की मैम रहेंगी, वो पक्का कोई एक स्लाइड तो लगाएंगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पूछा है कि क्या लिखना है अपन को? उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले ये तो चलो कैसा ये एक्चुअल का, जैसे माइक्रोस्कोप में दिखता है ना डायग्राम, वो वाला है। तो देखो ये तुम्हारी बुक में भी बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो हुआ तुम्हारा सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स क्या है? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। बीच बीच में है इंटरस्टिशियल सेल, वहां से यहीं पे सारा कौन सी प्रोसेस हो रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। फिर स्पर्मेटोगोनिया है जो स्पर्म मदर सेल है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, अभी यहाँ सिर्फ शॉर्टकट में लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ना। चलो देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस टेक्स प्लेस इन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तुम स्लाइड में देखने वाले हो, ठीक। और बहुत बार पिक्चर भी मिल जाएगा बोर्ड के पेपर में, वापस वही लेबल करके कि लेबल करो सर्टोली सेल, लेबल करो इंटरस्टिशियल सेल, और उनका फंक्शन बताओ। हुआ क्लियर? चलो देखते हैं। दीज ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल। कहा था ना कि बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिला के एक टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल से बहुत सारी पाइपलाइन निकलती है, या जो जितना भी स्पर्म बने वो कलेक्ट किस में होते हैं? रेटी टेस्टिस में। फिर रेटी टेस्टिस और आगे जाता है, और वो सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। चलो नहीं याद आ रहा है तो देखो, थोड़ी देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन वही किया था सॉल्व। ये देखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर रेटी टेस्टिस, उसके बाद क्या? वसा एफरेंशिया फॉलोड बाय एपिडाइडमिस। तो ये जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये भी याद रखना है। इट इज लाइंड ऑन इट्स इनर साइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, नेमली स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल रिस्पेक्टिवली। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है ये हमारी क्या है? स्पर्म मदर सेल है, ठीक है। और यही मियोसिस भी करेगी, फॉलोड बाय माइटोसिस भी करेगी टू प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक। आगे देख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आर मेल जर्म सेल विच प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय मियोटिक डिवीजन। हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्दर मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड फाइनली स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड लेटर मेटामॉर्फोसिस, मतलब जो जिसमें मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, ठीक है, इनटू मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ ही और कुछ नहीं बल्कि क्या है? स्पर्म्स है, ठीक। आगे देख लेते हैं। सर्टोली सेल्स आर नोन एज नर्स सेल। मैंने कहा था सर्टोली सेल का काम क्या है? नर्स सेल, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। देखो जरा,
nerve cell of testes, as they provide nourishment to the germ cell, they are largely polygonal cells known as interstitial. There are largely large polygonal cells known as interstitial cell or Leydig cell just adjacent, बस पास में ही होते हैं, to seminiferous tubule. These cells secretes the male hormone called testosterone. तो अगर किसी ने पूछा कि टेस्टिस तो टेस्टोस्टेरॉन निकालता है, ये स्पेसिफिक बताओ कि कौन सा सेल निकाल रहा है, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या आएगा कि लीडिक सेल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरॉन को। ठीक, चलो मूव करते हैं आगे। और अगर किसी ने पूछा जल्दी बताओ कि ईस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, चलो आगे। तो वापस हो गया क्लियर। तो अगर टेस्टिस देखें तो अगर उसका यूनिट बोले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी है, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलकर टेस्टिकुलर लोब्यूल बने। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स हैं, एक को हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे को सर्टोली बोलेंगे। सर्टोली का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, उन्हीं के आसपास एक पूरे इसके आसपास क्या रहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, जो क्या कर रहे हैं, जो मेल हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आ जाओ मेन स्पर्मेटोगोनिया पे, तो जो वो है स्पर्म मदर सेल, जो क्या करेगी, मियोसिस करेगी फॉलोड बाय माइटोसिस। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर जो और अंडरगो होगा तो वो बनाएगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, मेटामॉर्फोसिस करेंगे, उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा, मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, और वो बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। लो आ गया, यही जो मैंने अभी तोड़ तोड़ के बोला, अब इसी को इन डिटेल एक्सप्लेन करो। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला डायग्राम तुम्हारी बुक में कहाँ दिया हुआ है, तो मैं बुक ले लेती हूँ, जरा पलटाओ, पेज नंबर 49 पे आओ। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये डायग्राम भी दे दिया जाता है, लेबलिंग्स गायब की जाती है और उससे रिलेटेड सारी चीजें पूछ ली जाती है। या फिर ये डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, सपोज करो ये क्वेश्चन आ रहा है तुमको, ये 3 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क करो, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, दोनों 3 मार्कर के क्वेश्चन है सेक्शन सी का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आ गया, सपोज करो आखिरी क्वेश्चन था, हार्डली तुम्हारे पास 5 मिनट बचे थे, अब क्या करोगे। अब अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है ये सब कुछ लिखने का, तो हाँ मैं सजेस्ट करूंगी कि ये वाला फ्लो चार्ट बना दो, पर सारी लेबलिंग कर देना, साथ में कुछ एक्स्ट्रा लेबलिंग्स कर देना, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब हर चीज़ अगर प्रॉपर्ली लेबल्ड रहेगी, करेक्ट सीक्वेंस पे रहेगी, करेक्ट ऑर्डर में रहेगी, तो मार्क्स पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पर वो जो सीक्वेंस है, वो जो फ्लो चार्ट है, वो करेक्ट तरीके से ड्रॉ हुआ होना चाहिए, गड़बड़ करोगे तो मार्क्स गए। ठीक है, तो वही पूछा कि बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो अरे बाबा फॉर्मेशन ऑफ क्या, स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये तो बहुत ब्रॉड वे में बोल दिया, अब एकदम सही वे में अगर स्टार्ट करेंगे तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द इमैच्योर जर्म सेल्स इन मेल। इट टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जल्दी बताओ कौन कर रहा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, स्पर्मेटोगोनिया, जिसको स्पर्म मदर सेल बोलते हैं। देखो अगर वो डायग्राम फ्लो चार्ट देखो, वापस ले लेते हैं बुक, तो फ्लो चार्ट में कहानी शुरू कहां से हो रही है, स्पर्मेटोगोनिया से, जो क्या है, डिप्लॉयड है नेचर में, अगर देख सकते हो, और वही फर्दर डिवाइड करेगी और सबसे पहले हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, मतलब मियोसिस होगा। आगे पढ़ लेते हैं। It takes place in seminiferous tubule present inside the testis during spermatogenesis. A diploid, कहा था ना, diploid spermatogonium, अब गोनियम है मतलब सिंगुलर। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगी, जो 2n है, जो डिप्लॉयड है, अब क्या करेगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा और हैप्लॉइड सेल्स को बनाया जाएगा। देख लो पहले तो पहले, ठीक है, पर एकदम नहीं बनाया जाता, पहले उसका साइज इंक्रीज होता है। देखते हैं, तो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम मेल जर्म सेल इंक्रीजेस इट्स साइज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, पहले स्पर्मेटोगोनियम थी, साइज बढ़ा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। अब देखो, दिस डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मियोसिस 1 व्हिच इज रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब स्पर्मेटोगोनिया क्या है, 2n है। ठीक है, क्या हुआ, सेल का साइज इंक्रीज हुआ, बहुत न्यूट्रिशन लिया, किससे, जल्दी बताओ, न्यूट्रिशन किससे लिया, सर्टोली सेल से। ठीक है, न्यूट्रिशन लिया, साइज बड़ा हो गया। अभी भी क्या चल रहा है उसका, 2n ही चल रहा है, मतलब प्लॉइडी 2n ही चल रही है। बस अब क्या होगा, इक्वेटोरियल डिवीजन होगा कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन, जिसका नाम क्या है, मियोसिस। उसमें भी कौन सा मियोसिस होगा, मियोसिस 1। ठीक, अच्छा अब इसका क्या हो जाएगा, सिंस मियोसिस 1 में एक सेल के कितने सेल बनते हैं, 2 सेल बनते हैं। इन्हीं दोनों सेल को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, लिखा हुआ है, इसी को हम बोलेंगे, यहां लिखा हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, रिडक्शनल डिवीजन हो गया। अब जो 2n था, पहले 2n था, थोड़ा साइज बढ़ा, अभी एक ही चल रहा है। ठीक है, एक 2n था,
2n ही था, साइज बड़ा, नाम चेंज कर दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला, अब इसमें मियोसिस हो गया, NN हो गया और 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आगे ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन मियोसिस 2 टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब ये क्या था जल्दी बताओ, ये अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, अभी भी N क्योंकि हो चुका है मियोसिस 1 में, ये आधा नंबर हो गया, अब इनके और 2 बने, ठीक है, सेकेंडरी सेकेंड मियोसिस, ठीक है, अभी भी N पर अब इनका नाम चेंज हो गया और क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटिड्स। अब बताओ स्पर्मेटिड्स का क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस, यानी मॉर्फोलॉजी चेंज होगी। देखो जरा, hence a diploid spermatogonium produce 4 haploid spermatids. These spermatids are transformed into spermatozoa by a process called spermiogenesis. तो मेटामॉर्फोसिस हुआ, स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो गए किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, जिसको हमने क्या बोला, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो है स्पर्म का फॉर्मेशन, पर पर्टिकुलरली अगर देखो, अगर करेक्ट ब्रॉड वे में बोलना है तो हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, पर अगर हमें प्रीसाइज बोलना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, हम ये बोलेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनियम है वो कन्वर्ट हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में और स्पर्मेटिड में। तो स्पर्मेटिड तक कहानी थी, हम बोल सकते हैं रफली ब्रॉड वे में यूज किया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, पर स्पर्मेटिड से अब वो कन्वर्ट होगा किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, तो उसको हम बोलेंगे या स्पर्मियोजेनेसिस। हुआ क्लियर, 2 अलग अलग टर्म है, कंफ्यूज मत होना। देख लेते हैं डायग्राम में, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, स्पर्म मदर सेल जो खुद क्या है, डिप्लॉइड 2n, ठीक है, या फिर मेल जर्म सेल, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। अब उसने क्या किया, पहले डिवाइड करेगी क्या, नहीं, सबसे पहले तो खाई पिएगी, साइज में इंक्रीज होगी, लो बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अभी भी क्या है, प्लॉइडी लेवल 2n यानी कि डिप्लॉइड। अब क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन, उसमें भी कौन सा, मियोसिस 1, सिर्फ 1, जब 1 आया तो अब NN हो गई, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब बताओ इसका और क्या होगा, अभी और NNN हो गया, हैप्लॉइड हो गई, मियोसिस 2 हो गया और बन गए स्पर्मेटिड। अब यहां से क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, स्पर्मेटिड से क्या बनाया जाएगा, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, और इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, चलो मूव करें आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हार्मोन पूछा जा रहा है। अब देखो, तो वापस यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, मास्टर ग्लैंड से, यानी कि हाइपोथैलेमस ने बोला ओके, अब इस लड़के को या इस बॉय को क्या करना है, प्यूबर्टी में एंटर करवाना है, मैच्योरेशन लाना है, तो भैया GnRH मैंने निकाल दिया। GnRH गया किसके पास, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी ने बोला अरे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है, चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो रिलीज करते, सिंस पिट्यूटरी का नाम है मास्टर ग्लैंड, तो रिलीज करते 2 हार्मोन, क्या नाम है, FSH LH, ठीक, दोनों गए कहाँ गए, ब्लड में, क्योंकि हार्मोन ब्लड में जाते, घूमते 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 कहाँ पहुंचे, टेस्टिस के पास पहुंचे। चलो अभी तो पहुंच गए, अब देखते हैं क्या किया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैंने कहानी उस सीक्वेंस में बताई, हाइपोथैलेमस ने GnRH निकाला, GnRH गया पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी ने निकाले LH और FSH। These hormones are involved in the regulation of the process of spermatogenesis. FSH act on Sertoli cell। देखो FSH फीमेल्स में क्या करा रहा था, फॉलिकल का मेच्योरेशन करा रहा था। जो फर्स्ट 15 डेज थे वो FSH के कारण हो रहे थे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ये सब क्या हो रहा था ओवरी में, सिर्फ FSH के कारण। मेल्स में क्या होगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के रेफरेंस में बात की गई है, तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स के ऊपर प्रेशर डाला गया। किसने प्रेशर डाला, FSH ने। बोला क्या करो, बस अपना काम करना शुरू करो। जो क्या है, सर्टोली सेल का काम क्या है, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अच्छा, LH आया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उसने क्या किया देख लेते हैं। वेयरएज LH एक्ट ऑन लीडिक सेल के ऊपर LH ने काम किया, और लीडिक सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और साथ में क्या कराया देखो, और स्टिमुलेट कराया कि भैया जो तुम्हारा मेन काम है वो शुरू करो। तुम्हारे पास कौन रहता है, स्पर्मेटोगोनियम, बस शुरू हो जाओ। पहले तो साइज इंक्रीज करो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाओ, फिर उसके बाद मियोसिस 1 करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। फिर उसके बाद मियोसिस 2 करो, इसको हम मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 2 के बाद अब NNN बन गए। तो अब ये जो रिजल्ट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, अब भी पढ़ा था ये देखो। तो अब इसके मियोसिस 2 होने के बाद
अब स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है, मतलब पहले तो स्पर्मेटोगोनियम को स्पर्म मदर सेल को बोला अपना साइज इंक्रीज करो, नाम चेंज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बोला कि चलो मियोसिस 1 करो, नाम फिर से चेंज, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बोला कि और मियोसिस 2 करो, नाम फिर से चेंज, स्पर्मेटिड, फिर बोला चलो एक प्रोसेस है जिसका नाम है क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, वो करो, तो उसके लिए क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुआ, स्पर्मेटिड्स का पूरा मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया, स्पर्मेटोजोआ में बन गया और हो गया क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट। देख लेते फिर से, तो FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल whereas LH एक्ट ऑन लीडिक सेल ऑफ द टेस्टिस एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, मतलब जो आखिरी वाला पोर्शन है वो पूछ रहे हैं कि स्पर्मिएशन क्या है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। तो देख लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहां से शुरू होता है, अगर ध्यान करो स्पर्मेटिड से, उसके बाद उसका क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस, किसमें फॉर्म हुआ, स्पर्मेटोजोआ, उसी को हम स्पर्म बोलते हैं। देख लेते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। क्या हुआ था, कौन सी प्रोसेस यहां हुई थी, मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोलॉजी चेंज हुई, ठीक। दूसरा उन्होंने पूछा कि बताओ स्पर्मिएशन क्या है, देख लेते हैं, इट इज अ प्रोसेस वेयर मैच्योर spermatozoa are released from Sertoli cell into the lumen of seminiferous tubule। बन गए, रिलीज होने वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, स्पर्मिएशन, जहां पे मैच्योर जो स्पर्मेटोजोआ है वो रिलीज किए जाते हैं सर्टोली सेल से, कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल से, अब जल्दी बताओ रिवर्स में, ट्यूब्यूल से कहां कलेक्ट होंगे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, टेस्टिकुलर लॉब्यूल से कहां जाएंगे, रेटिटेस्टिस में जाएंगे, रेटिटेस्टिस से कहां जाएंगे, जल्दी देखो, ये जाएंगे वसा एफरेंशिया में, वसा एफरेंशिया से स्पर्म्स कहां जाएंगे, क्योंकि अब हो गया स्पर्मिएशन हो गया, कहां जाएंगे, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से कहां जाएंगे, वो तीनों वास डिफरेंस के पास, वास डिफरेंस से कहां जाएंगे, तीनों ग्लैंड से सिक्रेशन कलेक्ट करेंगे और फिर यूरेथ्रा में कन्वर्ट होके बाहर, ठीक। चलो, पर उसके बाद स्पर्म नहीं बोलेंगे, उसको सीमेन बोलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, ये हो चुका है, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म। ये क्वेश्चन हर कैटेगरी में आता है, केस स्टडी में आ सकता है, केस स्टडी के सब पार्ट में आ सकता है कि ड्रॉ करो, सेक्शन ए में आ सकता है, लेबलिंग गायब, क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, फिर उसके बाद एमसीक्यू में ड्रॉन बना हुआ रहेगा, वापस पार्ट्स लेबल रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या आता है, हेड आता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो हेड का जो टिप है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोम बोलेंगे। हेड है, सेल है, उसके अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में कितने, अच्छा इस न्यूक्लियस के अंदर की प्लॉइडी क्या रहेगी, एन, हैप्लॉइड सेल है, याद रखो 23 क्रोमोसोम ही लेके घूम रहा है ये। उसके बाद कौन सा पोर्शन आता है, नेक वाला पोर्शन आता है, ठीक है, या फिर नेक ना बोल के करेक्ट है बोलना, मिडिल पीस या मिड पीस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मिड पीस में, अरे जो उसको एनर्जी देने वाला है, ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसको मूव करना है ना। और उसके बाद आखिरी वाला पोर्शन क्या, तुम्हारा टेल, ठीक। अब ऐसे टेल बनाओ, जैसे टेल बनानी वैसे बनाओ, ठीक है। और अंदर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे क्या रहेंगे, सेंट्रियोल, वो अपना सेंट्रियोल लेके चल रहा है डिवाइड करने के लिए, ठीक। इजी है। चलो मूव करते हैं आगे। अब बोलोगे मैम ये डायग्राम बना है, एनसीईआरटी का नहीं चलेगा, अरे दौड़ेगा, एनसीईआरटी का भी वही है, ध्यान से देख लो। आ जाओ पेज नंबर 48 पे, देखो वहां पे उन्होंने बस एक्स्ट्रा क्या क्या मेंशन किया है, नेक मेंशन किया है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तुम वो लेबल करो ना करो इट्स ओके, पर क्या क्या लेबल करना इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोम जरूर लेबल करना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा पोर्शन है स्पर्म में जो आउटर लेयर ऑफ ओवम को, ओवम की ब्रेक करता है, मतलब ऐसा कौन सा पोर्शन था, एक्रोसोम। और एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद हेड वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस में तो एन है भैया, प्लॉइडी नंबर एन चल रहा है, क्रोमोसोम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक और फिर मिडिल पीस। मिडिल पीस पे क्वेश्चन आता है कि बताओ मिडिल पीस में क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करे, किस चीज के लिए, स्विम करने के लिए, और टेल हेल्प कर रही है स्विमिंग के लिए, ठीक है। चलो मूव करते हैं आज के पार्ट के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। तो देख लेते हैं, सीमेन या जिसे को हम बोलते हैं प्रोड्यूस इन मेल इज कंपोज्ड ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल प्लाज्मा। तो सीमेन इज इक्वल टू, अगर याद करना है तो स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। तो अगर याद करो तो सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो बोल सकते हैं किसके बाद, वास डिफरेंस के बाद, क्योंकि उसी के बाद तो जो एसेसरी ग्लैंड्स है उन्होंने अपना सिक्रेशन दिया, ठीक। तो कौन कौन सी 3 ग्लैंड्स है, देखो जरा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यही तीनों ग्लैंड अपना अपना सिक्रेशन देंगी और बन जाएगा क्या, सेमाइनल प्लाज्मा। फिर सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ इज इक्वल टू व्हाट, सीमेन, ठीक। चलो
The major components of the seminal plasma is in the male reproductive system are mucus, spermatozoa and various secretion of accessory gland. 3 gland अभी पढ़ी अपन ने. The seminal plasma is rich in fructose. क्यों fructose? क्योंकि यही एनर्जी देगा उनको स्विम करने के लिए. माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा. चलो, कैल्शियम, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सर्टेन एंजाइम. इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म. हुआ क्लियर? अच्छा, म्यूकस क्यों? क्योंकि ल्यूब्रिकेशन के लिए. ठीक है, चलो, तो यहाँ पे पार्ट 1 तुम्हारे एनसीईआरटी का खत्म होता है. एक्सरसाइज का पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊंगी अगली क्लास में. पर उसके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कुछ बचा हुआ है तो उसको एक्सेस कैसे करोगे? 3 जगह मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है. एक है यूट्यूब पे, दूसरा हुआ हमारा वेबसाइट है www.magnetbrains.com. जैसे ही टाइप करोगे, गूगल पे एंटर करोगे तो जो पहली लिंक आएगी उसी पे क्लिक करना है तो पूरी वेबसाइट दिख जाएगी, जहां पे प्रॉपरली हर चीज मेंशन की गई है. किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसके बाद अलग अलग एग्जाम्स जैसे ओलंपियाड्स हो गए, एनटीएससी की तैयारी. ठीक है, उसके बाद जो तुम 12th के साथ एग्जाम्स दोगे, आईआईटी हो गया, फिर सीयूईटी हो गया, नीट हो गया, और ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम्स हो गए जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब की प्रॉपर टैब्स बने हुए हैं. बस उन पे क्लिक करना और जो भी अपने चॉइस का नहीं, जिस भी कोर्स में एनरोल हो वहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रॉपरली वीडियो वाइज सारे लाइन वाइज, है ना, सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस डले हुए हैं. तो जो भी कुछ इस चैप्टर का बच गया है वहां जाके एक्सेस करना है. तो 2 जगह तो मैंने बता दिया. तीसरा हम कहाँ पे है? ऐप के फॉर्म में भी अवेलेबल है. तो हम जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो 3 जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे, दूसरा वेबसाइट पे और तीसरा ऐप पे. तो मैग्नेट ब्रेन्स क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 12 तक. हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि हम बोलेंगे 2 चैप्टर फ्री में दिखा दिए फिर बोलेंगे चलो आप बाय करो, है ना, कोई पैकेज बाय करो या कूपन कोड लगाओ. नहीं, ऐसे कोई बकवास नहीं. सीधे सीधे फ्री एजुकेशन ही हम लोग का मोटो है, तो वही उसी पे हम स्टिक करते हैं. अच्छा, हम लोग को फॉलो और कहाँ कर सकते हो न्यू अपडेट्स के लिए? फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे. तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना, क्योंकि फ्री एजुकेशन है पर क्वालिटी एजुकेशन भी है साथ में. तो कुछ मिस आउट नहीं करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है. अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड पढ़ते रहो और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहो.